हाँ सर, तहरीम बात कर रहा हूँ सर। जैसे आप अपने प्रीवियस कोर्सेज में, जैसे आप अपनी जो ये वन नोट के लेक्चर्स हैं ये आप शेयर कर देते हैं थ्रू ईमेल्स। तो हम्म। अभी इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही अगर आप वो ईमेल्स भी कर लेते तो वो बेहतर हो जाता ना, क्योंकि फिर हमारे पास सारी स्लाइड्स भी आती रहेंगी तो वो सिंक्रोनाइज होती रहेंगी जैसे जैसे लेक्चर आगे चलता है। वो मुझे तहरीम सब की ईमेल एड्रेसेस चाहिए होंगे, उस पर फिर मैं जो है ना वो शेयर कर सकता हूँ। अभी मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि भाई ये लेक्चर स्लाइड जो है ना ये आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँ। तो आप लोग अगर अपने पास इसको खोलना चाहें, उस पर कुछ नोट्स लिखना चाहें तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ये आप समझते हो तो ये मैं कर देता हूँ, अगर आप सर लोग कहें। आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना सर? हाँ हाँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स अभी असल में तहरीम बस ये है कि एक दफ़ा जो है ये लेक्चर थोड़ा सा शुरू हो जाए और फिर वो मैं शेयर कर दूंगा, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। वो ठीक है, तो ये है कि अच्छा ये बुक, लेट मी कन्वर्ट माय लैपटॉप। असल में बहुत सारी सेटिंग जो है ना लैपटॉप की और बहुत सारी चीज़ें जो हैं। वेट अ मिनट। ठीक है, अच्छा तो ये कि दिस कोर्स इज मैथ्स इंटेंसिव। पहली बात तो ये है, बहुत सारे लोग इससे बहुत भागते हैं, लेकिन आज के दौर के अंदर, मतलब अभी मैं पिछले ही हफ्ते मैंने एक बुक जो है ना प्रिंट की है, एक अमेरिकन प्रोफेसर है ऑन मशीन लर्निंग एंड डायनेमिकल सिस्टम्स, मतलब ये जो लीनियर सिस्टम्स है, इट ऑल स्टार्ट्स विद एसवीडीज, मतलब सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, जो कि बहुत मुश्किल टॉपिक समझा जाता है इंजीनियरिंग के अंदर। और आज के दौर में जितना मशीन इंटेलिजेंस में और डेटा साइंसेस में और आपके पास जितना भी लर्निंग में काम हो रहा है वो बगैर मैथ्स के नहीं हो सकता। और हमारा सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि हम लोग मैथ से बहुत दूर भागते हैं और उसके बगैर यू कांट रियली सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं यू कांट डू इट। ठीक है, सरफेस लेवल के कोई बेसिक चीज़ आप कर सकते हो लेकिन वो काम नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश ये होती है कि कम से कम इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो आपकी डेवलप हो। अच्छा ये बुक जो है ये मैं शेयर कर दूंगा, ये भी मैंने शेयर नहीं की एलएमएस पर, द एसेंशियल्स ऑफ लीनियर स्टेट स्पेस सिस्टम्स बाय वाइट एप्लेविच। ये बुक जो है इसके अंदर इसने लीनियर सिस्टम्स को डिस्कस किया है इस बुक के अंदर, लेकिन लीनियर सिस्टम्स की को जो इसने मॉडल किया है इसने एज अ स्टेट स्पेस मॉडल किया है। अच्छा ये चीज़ें बाज़ लोगों के लिए बिल्कुल नई होंगी और बाज़ लोगों ने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा, बाज़ लोगों ने फिर भी इसका नाम सुना होगा। लेकिन ये है कि लीनियर सिस्टम्स एक बहुत बड़ा एरिया है और इट्स अ वंडरफुल एरिया, और ये है कि इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा वाइड है। और हम स्पेसिफिकली स्टेट स्पेस में इसलिए देखेंगे क्योंकि स्टेट स्पेस मॉडल्स वो आगे आएंगी ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल के अंदर। तो स्टेट स्पेस मॉडल्स होते हैं उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ये कि इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है ऑफ द लीनियर सिस्टम थ्योरी जो आप लोग यहाँ पे सीख रहे होंगे। तो इस कोर्स के अंदर और भी बुक्स यूज़ होंगी, वो जैसे जैसे वो बुक्स वो चैप्टर्स यूज़ होंगे मैं आपको बताता चला जाऊँगा। अच्छा ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप लोग सारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, कोई अंडरग्रेड का नहीं है, क्योंकि अंडरग्रेड के बच्चों का बहुत दफ़ा ये होता है कि बाइक बंद करना पड़ता है और बहुत दफ़ा जो है ना बहुत कुछ। लेकिन ये है कि यहाँ पर क्योंकि आप सब सीनियर स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को जब भी बीच में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुझसे चीज़ पूछनी हो, डिस्कस करना हो, बगैर हैंड रेस किए हुए, क्योंकि मेरे सामने वो विंडो नहीं खुली होती, आप माइक अपना ऑन करें और मुझसे पूछ लें। अगर मैं उस वक्त जवाब दे सका तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बोलूँगा भाई आप रुक जाएं और बाद में दोबारा पूछ लेगा। तो वो ज़्यादा बेहतर है कि जिस वक्त आपको जो प्रॉब्लम है तो कोशिश करके उसी वक्त, मतलब ये जितना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर सका तो अच्छी बात है। और तहरीम, हाफिज़ तहरीम, इन्होंने जो अभी बात की है मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं और हमारे साथ काम भी करते हैं लैब के अंदर एज ए लैब इंजीनियर इन मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। असल में मैं ये सारे नोट्स जो लोग मुझे सनान है, हिफाज है, तूबा, ये सब पढ़ चुके हैं मुझसे, तो असल में इनको आइडिया मैं हाथ से लिखता हूँ सारे नोट्स, और ये नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ ना ये फिर मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये वाले नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी यू शुड मेक योर ओन नोट्स, ताकि जो बहुत सारी बातें मैं कह रहा हूँ बहुत सारी मैं लिखता नहीं हूँ, तो वो कम से कम आप लोग अपने नोट्स बना सकें। अच्छा मेरा गोल इसके अंदर ये है
कि जब तक आप खुद इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो यू वोंट लर्न, आप सीख नहीं सकते चीज़ को। पिछले सेमेस्टर भी मैंने ये किया था, उससे फ़ायदा ये हुआ कि कुछ कॉन्फ्रेंस पेपर्स निकल आए, और जो अभी कुछ कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं उसमें हमने सबमिट भी कराए हैं, जिसमें इनके पेपर्स हैं, क्या बोलते हैं, एफास के भी हैं और तूबा के भी हैं, और 2-3 और स्टूडेंट्स हैं उनके भी पेपर्स हैं। मैं इसके अंदर कोई फाइनल मतलब मिड टर्म के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भाई कोई प्रैक्टिकल डायरेक्शन के अंदर मैं आपको ले जाऊँ। फिर आपका अपना चॉइस है कि किस एरिया के अंदर आप जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करके कोई रियल मतलब एक प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व करके, ताकि ये आप प्रूव कर सकें कि यू रियली अंडरस्टूड समथिंग फ्रॉम दिस कोर्स, वरना ऐसी मैथ सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। एक और बुक जो है रेफरेंस बुक विच इज़ अ डिफ़िकल्ट बुक, लीनियर सिस्टम थ्योरी एंड डिज़ाइन बाय चेन, ये भी एक किताब है जो कि स्टैंडर्ड यूज़ की जाती है। एक है ब्रॉगन की किताब है, लेकिन ब्रॉगन का मसला ये है, द बुक बाय ब्रॉगन जो मैंने पढ़ी थी, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट बुक, लेकिन ये बात ही कंट्रोल से शुरू करता है। अब क्योंकि आप में से बहुत सारे वो लोग हैं जो कभी ज़िंदगी में कंट्रोल्स में काम नहीं करेंगे, रोबोटिक्स में काम नहीं करेंगे, शायद हो सकता है वो कंप्यूटर विजन में काम करें, हो सकता है वो इमेज प्रोसेसिंग में या सिग्नल प्रोसेसिंग में काम करें। तो यहाँ जो सारी चीज़ डेवलप हो रही है वो हर फील्ड में इक्वली एप्लीकेबल है, इसलिए फिर मैंने ब्रॉगन को छोड़ दिया था, वरना मैं ब्रॉगन से पढ़ाता था। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बुक बट इट्स अ वंडरफुल बुक। तो फॉर पीपल हु विल वर्क इन कंट्रोल्स, जिन्होंने आगे पीएचडी और मतलब आगे ज़िंदगी कंट्रोल्स में गुजारनी है, तो ब्रॉगन इज़ अ वंडरफुल बुक। लेकिन ये कि बहरहाल कुछ चैन में से कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें हमारे पास जो है ना वो एप्लेविच में से होंगी, कुछ और जगह से होंगी, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये कि what is the motivation for this course? An understanding of dynamic system models is important in diverse disciplines such as control systems, estimation theory, robotics, image processing, computer vision, system identification, and in many branches of physical and biological sciences. यहाँ सब में ये यूज़ होता है। और मगर मतलब अगर मैं एप्लीकेशन अभी आपको बताना शुरू करूँ तो फिर शायद ये पूरे जो है ना 2.5-3 घंटे ही उसमें गुजर जाएं। मतलब ह्यूज वर्ल्ड जो इस पे बेस करती है, जो इस थ्योरी पे जो मैं भी डिस्कस करूँगा इस सेमेस्टर के अंदर इंशाल्लाह। तो कंट्रोल्स, क्योंकि सारी की सारी अभी आगे जो बात आएगी क्या बोलते हैं उसके अंदर, तो हम मतलब ये कि लीनियर सिस्टम थ्योरी पर ही बेस करके और बहुत डिफिकल्ट लेवल ऑफ कंट्रोल जो है ना वो डेवलप करते हैं। एस्टिमेशन थ्योरी आपके पास जो है ना, या आपके पास ये सारी की सारी आपके पास इवन इन इकोनॉमिक्स और इन फाइनेंस, वहाँ पे भी आपके पास ये सारी थ्योरी यूज़ होती है। जब मॉडल प्रेडिक्शन आपको करना है तो ये है कि यू यूज़ कालमान फिल्टर्स और एक्सटेंडेड कालमान फिल्टर्स एंड ऑल दैट कम्स फ्रॉम दीज लीनियर सिस्टम थ्योरी। और आपके पास जो है ना ये बेसिक स्टेट स्पेस मॉडलिंग से, क्योंकि जिन चीज़ों में मैं काम करता हूँ मतलब ये है कि रोबोटिक्स, हेयर यू यूज़ ऑल दिस स्टफ, मतलब चाहे आपको रोबोट की लोकेशन मालूम करनी है, चाहे रोबोट को कंट्रोल करना है, या ऑब्जर्वर डिज़ाइन करना है, यानी सेंसर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है और सेंसर्स आपको डिज़ाइन करना है, यू यूज़ ऑल दिस थ्योरीज। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर हम अब वो लोग जो हम चीज़ आगे आएगी जो आप में से अंडरस्टैंड करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हम असल में इस सिस्टम की बात करते हैं, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। आप में से वो लोग जो इस बात को बिल्कुल नहीं समझते उनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं अगर इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो यहाँ पर ये है कि मेरे पास ये सिस्टम है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। हमारे पास जनरली दो तरह के सिस्टम्स हैं, बहुत ब्रॉड अगर हम कैटेगराइज करें उसको। एक आपके पास जो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ डायनेमिकल सिस्टम्स हैं, और एक आपके पास जो है वो स्टैटिक सिस्टम्स है। तो हम दोनों तरह के सिस्टम्स देखेंगे। मतलब सिस्टम आपके पास जो है, मैं यहाँ पे यूँ करके लिख देता हूँ ज़्यादा बेहतर है, अ डायनेमिकल सिस्टम, जिसके अंदर y is the output और u is the input। ठीक है, x क्या चीज़ है, इस सिस्टम की स्टेट्स हैं, कुछ होता है ये, बस मतलब ये है कि मैं इसकी डिटेल्स में भी नहीं जाना चाह रहा, ये जनरली ये अभी बहुत डिटेल में चीज़ें आएंगी कि व्हाट आर दीज स्टेट्स, दे लाई विद इन द सिस्टम, ये कुछ सिस्टम की इंफॉर्मेशन है। और
एक तो ये सिस्टम है, ये डायनेमिकल सिस्टम है, तो बहुत फील्ड्स में ये वाला सिस्टम यूज़ किया जाता है। इट्स अ लीनियर सिस्टम, इस पर लीनियर थ्योरी सिस्टम थ्योरी अप्लाई होती है, और सारा का सारा मॉडलिंग का और कंट्रोल्स का और आइडेंटिफिकेशन का एस्टिमेशन का काम हम इस तरह करते हैं। अच्छा, बाद आपके पास सिस्टम्स जो हैं वो आपके पास लिखे जाते हैं, दे आर नॉट डायनेमिकल सिस्टम्स बट दे आर स्टैटिक सिस्टम्स लाइक y इज इक्वल टू ए एक्स। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं ए यू लिख देता हूँ क्योंकि जब मैं नोटेशन को जो है ना वो सेम करना चाहता हूँ। मतलब ये है कि स्टैटिक सिस्टम का मतलब आपके पास क्या हो गया, स्टैटिक सिस्टम जैसे आपके पास कोई इमेज प्रोसेसिंग का सिस्टम है, ठीक है, मतलब ये है कि इट कैन नॉट बी मॉडल्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, इट डजंट हैव मेमोरी। तो आपके पास एक इमेज है, वो आपके पास इनपुट इमेज है, और आपके पास कुछ ना कुछ आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की उस पर, और यू गेट द रिजल्टिंग आउटपुट इमेज। या फिर आपके पास कोई मतलब ये कि एक प्रिडिक्शन सिस्टम आपने डिज़ाइन किया था। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं क्रिकेट नहीं देखता, ना मैं शौकीन हूँ उसका, ज़माना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें जो मॉडलिंग यूज़ की जाती है दैट इज़ डकवर्थ लुईस सिस्टम, जो मतलब ये कि ICI गालिबन जो ICI कहलाता है मेरे साथ, नहीं ICC यूज़ करता है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट पता नहीं क्या कहलाता है ICC, तो वो यूज़ करता है द मॉडलिंग सिस्टम, द प्रिडिक्शन, द मॉडलिंग, द प्रिडिक्शन सिस्टम used by ICC is डकवर्थ लुईस। डकवर्थ लुईस आपके पास वो ये कहता है कि जी इनपुट पे वो सारी की सारी स्टेट्स बताता है, कंडीशन बताता है मैच की, कितना रन रेट है, क्या है, कौन सी टीम में कितने कितने ओवर्स हैं, क्या कुछ है, मतलब वो आप मुझसे ज़्यादा डिटेल्स जानते होंगे। वो सब इनपुट पे हम यहाँ पे देते हैं, एंड देन यू गेट द आउटपुट ऑफ द मॉडल कि जी मतलब मैच कौन जीतेगा, ये मतलब ये हु इज गोइंग टू विन द मैच। तो वो जो मॉडल है दैट आल्सो कम्स फ्रॉम समहाउ दिस टाइप ऑफ मैपिंग y इज इक्वल टू ए यू, ठीक है, मतलब ये एक स्टैटिक मैपिंग है। तो ये कि हम जो लीनियर थ्योरी, मैं लीनियर थ्योरी की बात कर रहा हूँ, डकवर्थ लुईस सिस्टम इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम एंड डेफिनेटली इट्स अ नॉन लीनियर मॉडल जो वो फॉलो कर रहे होंगे, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि व्हाट दे आर यूजिंग, माइट बी यूजिंग सम डीप न्यूरल नेटवर्क्स और कुछ और यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन मतलब मैं आपको सिर्फ स्टैटिक सिस्टम की एग्जांपल दिया था कि स्टैटिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। आप में से चैट में किसी ने कुछ लिखा है, एक मिनट ठहरे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जैसे सन्नान ने लिखा है, सही, कोट कोट। बहरहाल ये कि इन तरह के सिस्टम्स, मतलब आपको मैं ये सारी बात इसलिए कहता हूँ ताकि आप समझे, वेदर मॉडलिंग है, वेदर फोरकास्टिंग है, विद दिस थ्योरी, विद दिस बेसिक थ्योरी एटलीस्ट वी कैन बिल्ड अ बेसिक सिस्टम जो वेदर फोरकास्टिंग में काम कर सकता है, ठीक है। अच्छा, many of the dynamical system models can be placed into common framework or state space models। अच्छा, ये है कि because state space models आपके पास वो हैं जिनमें मैं बहुत काम करता हूँ, इसलिए, और इसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो मेजर पार्ट ऑफ द कोर्स जो है ना वो हम स्टेट स्पेस मॉडल्स में उनके डिस्कशन में हम गुजारेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम मतलब ये कि स्टैटिक मॉडल्स की तरफ भी जाएंगे और फिर हम वहाँ भी देखेंगे। मतलब आजकल जो मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा था, जैसे कंप्यूटर विजन का प्रॉब्लम है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम कि जी आपके पास जो है ना वो क्वाडकॉप्टर पे 2 कैमरास लगे हुए हैं, कि स्टीरियो कैमरा ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, जो इमेजेस आपके पास 2 कैमरा से एक्वायर किए जा रहे हैं, हाउ यू आर गोइंग टू यूज द लीनियर सिस्टम थ्योरी टू डिटरमिन वेयर इज द क्वाडकॉप्टर इन द वर्ल्ड, उसकी पोजीशन क्या है। मतलब इट्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, और ये मैं बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये इस कोर्स के स्कोप से बाहर है, लेकिन सिर्फ आप लोगों की थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए, ताकि आपको आइडिया हो कि व्हाट वी आर स्टडिंग इट्स समथिंग वेरी यूजफुल, और ये कि इट इज़ अप्लाइड इन लॉट्स ऑफ फील्ड एंड इन वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मतलब अगर आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, लेकिन ये कि अगर मैं ये बनाऊँ कि जी आपके पास आई हैव वन कैमरा हेयर, अनदर कैमरा हेयर, और ये उस कैमरे का विजन है, फील्ड ऑफ व्यू है, और ये दूसरे कैमरे की फील्ड ऑफ व्यू है, and this is mounted on this stereo camera is mounted on a quadcopter which is flying, और ये fly कर रहा है और ये कैमरा से इसके images आ रहे हैं। जो images acquire कर रहा है, what
maths are you going to apply on those images to determine the XYZ location? अगर मैं इसको ड्रॉ करना शुरू करूं, नॉट वेरी गुड, लेकिन एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आए कि मैं कह रहा हूं कि this point which I called the X of the quadcopter and Y of the quadcopter and Z of the quadcopter, I want to know this from the real time images, which is a very difficult problem. So you solve all this using this maths, using the linear system models and linear algebra and all this maths. ठीक है, तो ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मतलब ये कि हम जिस पे काम करते हैं. अच्छा, हम आगे चलते हैं. ये बीच बीच में बातें मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन हो कि वाई वी गो फॉर ऑल दिस मैथ्स. बाद में बाज़ चीज़ें कुछ बोरिंग हो जाएंगी, लेकिन ये कम से कम आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप इफ़ यू नो ऑल दीज थिंग्स तो आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं. वरना वो एक रूटीन जॉब करके आदमी जो है ना, मतलब जनरली वही लोग मतलब इंजीनियरिंग में मास्टर्स करते हैं कि जिनको कोई शौक होता है कुछ काम करने का आगे डेफिनेटली. अच्छा, इंट्रोडक्शन. अच्छा, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन. अच्छा, मोटिवेशन. व्हाट इज अ सिस्टम, अ फिजिकल प्रोसेस और अ मैथमेटिकल मॉडल. अब ये बात बस आपके जहन में हो कि जी रियल वर्ल्ड सिस्टम और अ मैथमेटिकल मॉडल, हमने कोई मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया किसी भी चीज़ का. लेट सपोज, क्योंकि आजकल मैं सारा का सारा काम विजन में कर रहा हूँ, कंप्यूटर विजन के अंदर, तो वो अक्सर एग्जांपल्स मैं वहाँ से दूंगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं. जैसे यू डेवलप अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ कैमरा, तो हमने इमेज एक्वायर किया और फिर ये कि नाउ यू वांट टू कैरेक्टराइज मेनी थिंग्स, तो यू डेवलप अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम. या फिर आपके पास कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, आपने उसका मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया. या फिर कोई आपके पास रोबोट है, आपने उसका मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया एंड यू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनालिसिस ऑन दैट. ठीक है, फिजिकल प्रोसेस और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ फिजिकल प्रोसेस दैट रिलेट्स अ सेट ऑफ इनपुट सिग्नल्स टू यील्ड अनदर सेट ऑफ आउटपुट सिग्नल्स, हमारे इसको सिस्टम कहते हैं. एग्जांपल, कार, सर्किट्स. यू लुक एट दिस बैंक अकाउंट्स, दिस कम्स फ्रॉम फाइनेंस, फ्रॉम इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट्स. तो हर तरह की चीज़ जो है ना, और जिस ज़माने में मैं इंग्लैंड में था तो मुझे मेरे एक दोस्त चार्ट अकाउंटेंट, उसने मुझे कांटेक्ट किया. उसने कहा कि हमने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना है कि जो स्टॉक एक्सचेंज के हमारे पास शेयर्स जो ऊपर नीचे जाते हैं उसकी प्रेडिक्शन करनी है. मतलब इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, लेकिन उस ज़माने में क्योंकि मैं वो काम नहीं कर सकता था, मैं अपना मतलब ये कि रिसर्च में था, तो लेकिन ये कि ये सारी, अब उससे मैंने कहा कि हम तुम्हारी क्या हेल्प कर सकते हैं. कहेंगे मसला है कि सारी की सारी मॉडलिंग करते ही साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं, तो ये कि ये सारी मॉडलिंग जो होती है फाइनेंशियल मॉडलिंग, वो सब भी मतलब ये कि इट ऑल गोज डाउन टू दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज. ठीक है, वी मूव ऑन. कैटेगरी ऑफ सिग्नल्स, मतलब सब बेसिक्स. अभी तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो. टू जनरल कैटेगरीज ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स. कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, आपके पास सिग्नल्स एंड कार्स एंड सर्किट्स. और ये कि सिग्नल्स बाज़ वक्त गाड़ियों के अंदर डिजिटल सिग्नल होते हैं. मतलब ये एग्जांपल जो है, इट्स नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, लेकिन ये है कि जनरली मतलब ये है कि जो आपके पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं, दे नो वेरी वेल कि जो आपका पूरा एनालॉग सर्किट है उसमें सारे कंटिन्यूस सिग्नल्स चल रहे हैं. और कंटिन्यूस सिग्नल के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात जो मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस ये है कि वी ट्राई टू एनालाइज द सिस्टम्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड मैथमेटिकली. हम कोई मतलब ये है कि उस पर कोई होकस पोकस, कोई अपना कोई एक बस एक अपना जहन में एक बात आ गई तो उसी को जो है कि इस तरह करके ये होता होगा. इट ऑल कम्स फ्रॉम मैथ्स. और ये है कि यू शुड बी एबल टू प्रूव थिंग्स. तो ये है कि हमारे पास दिस टाइम इज कंटिन्यूस. एक और चीज़ होती है कि आपके पास दिस वेरिएबल एक्स टी, दिस शुड ऑल्सो बी कंटिन्यूस. हम इसको कंटिन्यूस का मतलब ये कंसिडर करते हैं कि जी हमारे पास लेट सपोज माई सिग्नल इज डिफाइंड बिटवीन 0 and 5. So on the y-axis I can have any value of the signal. मतलब अगर मैं सिग्नल को यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, तो अगर कोई मुझसे कहे कि जी आपकी वैल्यू जो है ना मतलब 2.98 क्या हो सकती है,
मतलब इसके यूनिट्स कुछ भी हैं, लेट्स सपोज दिस इज मीटर्स और डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाटएवर यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं कहता हूँ हो सकती है। क्या आपकी वैल्यू लेट्स सपोज 4.79 हो सकती है? मैं कहता हूँ हाँ हो सकती है। तो ऑन द वाई एक्सिस it is also continuous, लेकिन sometimes you have continuous signals which have only discrete levels. Let's suppose इसको मैं लिख देता हूँ x k करके, and you have only discrete levels. बहुत दफा सिग्नल्स इस तरह के आकर करते हैं कि जी आपके पास ठीक है, आपके पास this is also continuous signal, but these levels they're discrete levels. जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप लोग अक्सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और साइंसेस के आप अंडरस्टैंड करते हैं कि जी अगर आपके पास जीरो ऑर्डर होल्ड जो है, जीरो ऑर्डर होल्ड मतलब आपने सिग्नल को मतलब ये कि डिजिटाइज किया था और यू डिड सम सिग्नल प्रोसेसिंग, कोई फिल्टर उस पर अप्लाई किया, देन यू गॉट समथिंग आउट फ्रॉम द सिग्नल प्रोसेसर, चाहे एफपीजीए था चाहे कोई और आपके पास डीएसपी किट थी. Now you want to apply into a system which is continuous. तो ये है कि हम उसको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से हम गुजारते हैं और अब यहाँ पे जो मैथ्स है आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस नाउ यहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली यू गेट समथिंग लाइक दिस. इस तरह का कोई सिग्नल जो है ना आपके पास, और बाज़ दफ़ा फर्स्ट ऑर्डर होल्ड इस्तेमाल करते हैं, बाज़ दफ़ा और हाई ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं स्मूथ आउट करने के लिए सिग्नल्स को, मतलब ये बहुत टेक्निक्स होती हैं. तो हमारे पास ये है कि ये वाला जो सिग्नल है इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, जिसके क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं. तो बहरहाल ये कि हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल्स और डिस्क्राइब दे आर डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशंस. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हैं दे आर डिफाइंड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आपके पास जो है ना ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज, और ये कि आपके पास एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब ये कि एक एरिया है डिफरेंशियल इक्वेशंस का. लेकिन हम यहाँ पे जो बात करते हैं वो हम सिंपल बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, और क्योंकि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होती हैं जो कि दे आर वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, और हम यहाँ पे बात करते हैं दीज आर लीनियर. फिर हम एक और बात भी करते हैं कि दे आर कांस्टेंट कोफिशिएंट. अच्छा ये सब बातें आपके लिए अभी आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सो व्हाट, मतलब ये कि लीनियर हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, और कांस्टेंट कोफिशिएंट हो या नहीं हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है. बट इट्स अ बिग डील, ये बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं. कंट्रोल्स के लिहाज से मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ. तो कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब ये है कि ये बी एंड दिस ए आर कांस्टेंट, और लीनियर का मतलब ये है कि आपके पास कि जो आपके पास कॉजालिटी और नॉट कॉजालिटी, एडिटिविटी और होमोजेनिटी, ये दो प्रॉपर्टीज़ ये होल्ड करेगा तो लीनियर सिस्टम कहलाएगा. तो बहरहाल वो सब बातें आगे आती चली जाएंगी, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे इट हैज़ अ मीनिंग, ये कोई ऐसे नहीं लिखी हुई हैं. तो आपके पास हमारे पास जो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स हैं वो मॉडल किए जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से. वो ये हैं, हम ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे ना नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, हम सिंपल लीनियर और वो भी कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की बात करेंगे. कांस्टेंट कोफिशिएंट अगर आपके पास ना हो उससे मसाइल क्या होते हैं वो आगे चल के हम देखेंगे उसके अंदर, कि जिसको हम फिर लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम कहते हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम द पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम दे चेंज. अच्छा यहाँ पे आखिर में उसने एक बात जो लिखी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिग्नल्स देमसेल्व्स कैन बी डिसकंटिन्यूस. मतलब ये कि अगर मेरे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है और ये कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस उसको मैंने मॉडल किया है, हो सकता है कि मैंने जो उसके अंदर सिग्नल में इंजेक्ट कर रहा हूँ वो डिसकंटिन्यूस सिग्नल हो. ये बिल्कुल पॉसिबल है. जैसे कि आपके पास कोई भी सिस्टम हो और उसके अंदर आप जो है ना उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स देखते हैं, यू हैव द सिस्टम. जिनको अगर इस चीज़ का अंदाज़ा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है कि जी इफ़ आई इनपुट an impulse
into my system, if I inject this impulse into my system, आप में से अक्सर लोग समझते होंगे impulse जो है, मैं इसको बहुत मतलब मैथमेटिकली अभी उसमें नहीं जाता, बिल्कुल सिंपल कि all the energy is concentrated as 0 से लेके infinity, the area under the curve is 1, जो असल कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको यहाँ पे बस 1 लिख देते हैं। बहरहाल ये है कि आप में से अक्सर लोग इससे गुजरे होंगे, इसी इम्पल्स से। तो if I inject this impulse into the system, what I get is the impulse response of the system. मेरे हिसाब से किसी ने चैट पे कुछ लिखा है, I'm unable to listen voice, kindly other students guide, किनको आ रही है? अच्छा हाँ, आप लोगों को मतलब ये आयशा ने मैसेज किया है, आप लोगों को आवाज़ मेरी आ रही है या आवाज़ नहीं आ रही है? सर आवाज तो आ रही है, बीच में से बीच में कभी ड्रॉप हो रही है। बिल्कुल। ये सर 3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपकी आवाज़ ना कुछ सेकंड्स के लिए चली गई। अच्छा, असल में ये कि मैं तो जिस जगह घर में बैठा हूँ तो मैं बिल्कुल जो है ना वाईफाई के पास ही बैठा हूँ, क्योंकि सुबह भी मैंने सिग्नल से क्लास ली थी, उसमें मसला आया था, तो वो मैं फिर अभी तो मैं वाईफाई के बिल्कुल पास बैठा हूँ, तो मेरे सिग्नल्स पूरे आ रहे हैं। अच्छा, जैद भी कह रहे हैं कि बाज़ दफ़ा वैसे आवाज़ आ रही है लेकिन ड्रॉप हो रही है, एहफाज कह रहे हैं आवाज़ आ रही है, आयशा को शायद जो है ना उसमें मसला हो रहा है। जब भी बस ये मैं रिकॉर्डिंग पूरी कर रहा हूँ इस चीज़ की, तो ये मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो बहरहाल अभी तो मतलब ये है क्योंकि मेरे पास जो इंटरनेट कनेक्शन है, अच्छा तूबा भी कह रही है कि उनको आवाज़ आ रही है, तो आई कंटिन्यू। और ये कि आयशा अगर आप एक दफ़ा लॉग ऑफ करके दोबारा जो है ना मतलब रीजॉइन कर लें, शायद उससे कुछ बेहतर हो जाए आवाज़। तो अच्छा, समिया को भी आवाज़ आ रही है, ठीक है। मतलब ये मैं चैट के मैसेजेस शायद आप लोगों को नज़र आ रहे हो या नहीं है, लेकिन ये है कि अक्सर लोग ये कह रहे हैं उनको आवाज़ आ रही है। तो ये है कि या फिर आप एक दफ़ा लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लें, या फिर ये है कि मतलब ये ज़्यादा अच्छा मेथड है। और दूसरा ये है कि वैसे भी मैं इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग पूरी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसको देख सकें। लेट मी हैव अ लुक। आयशा, आपको क्या आवाज़ आ रही है या आप लॉग ऑफ कर गई हैं? मेरे साथ शायद वो लॉग ऑफ कर गई हैं, ठीक है। अच्छा बहरहाल मैं जो बात बता रहा था कि देखो ये जो आपके पास सिग्नल है ना, दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस सिग्नल, दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस सिग्नल which I am injecting into a system, into a continuous system, and I am getting impulse response. और आपके पास जो इसका impulse response बाज़ दफ़ा बनता है, लेट सपोज मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको जो है इसका impulse response जो है वो आपके पास दिस इज HT, ठीक है। तो आई गेट अ कंटिन्यूस आउटपुट, तो ये पॉसिबल है इसके अंदर। अच्छा, इसी तरह डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। अच्छा, यहाँ पर सर एक सवाल था, जैसे आपने इम्पल्स का कहा, ये इस तरह से कि स्टेप सिग्नल्स भी होते हैं, वो भी डिसकंटिन्यूअस सिस्टम में आएंगे? स्टेप भी डिसकंटिन्यू, क्योंकि उसमें डिसकंटिन्यूटी आती है, उसमें डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि जब डेरिवेटिव आपके पास जो है ना, द फर्स्ट डेरिवेटिव, अब ये आपके पास एक सिग्नल है, एट दिस पॉइंट देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी। ये तो हम बनाने में इस तरह बनाते हैं, स्टेप इनपुट, ये तो हम बनाने के अंदर इस तरह करके बना देते हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट इफ यू टेक द डेरिवेटिव, मतलब ये है कि इट्स अ ह्यूज चेंज, तो डेरिवेटिव इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आगे ये डिसकंटिन्यूटी आ जाती है यहाँ पे। तो रियल सिस्टम्स के अंदर जब हम अप्लाई करते हैं, तो रियल सिस्टम्स के अंदर कभी भी स्टेप इस तरह अप्लाई नहीं होता, बल्कि वो इस तरह करके अप्लाई होता है, एक लो पास फिल्टर्ड वर्जन जो होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि आपके पास, लेकिन ये है कि कंटिन्यूस सिस्टम्स, द सिस्टम्स दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड फॉर डिसकंटिन्यूस सिग्नल्स, ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अच्छा, जब मेरे साथ आयशा ने दोबारा ज्वाइन किया, आई होप कुछ आवाज़ शायद बेहतर हो गई होगी। यस सर, आवाज अब आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये कि आपके पास यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम्स, एग्जांपल्स मनी इन अ बैंक अकाउंट, क्वार्टरली प्रॉफिट, नो डेरिवेटिव एग्जिस्ट। डेरिवेटिव, नो डेरिवेटिव एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि मैं इसका डी बाई डी टी नहीं ले सकता। इसका सिंपल मतलब यहाँ पर ये है, मैं डी बाई डी टी ऑफ द सिग्नल डायरेक्टली नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स चल रहे हैं जैसे पहले मैंने बनाया था। मतलब डी बाई डी टी का मतलब ये है कि इट एग्जिस्ट फॉर कंटिन्यूस सिस्टम्स, इस तरह का कोई सिग्नल है। लेकिन अगर आपके पास सिग्नल ही ऐसा है तो यू कांट टेक द डेरिवेटिव, ठीक है।
अच्छा, अब मसला ये है कि ये वाले सिस्टम्स किस तरह एक्सप्रेस किए जाते हैं, और ये बहुत बड़ी फील्ड है। मतलब सारी जो आपके पास डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, डीएसपी, वो सारी की सारी उसके अंदर जिन्होंने आप में से उसमें अच्छा काम किया हुआ, आपको अंदाजा है कि फिल्टर्स इक्वेशंस होती यही हैं, ये सारी रिकर्सिव इक्वेशंस हैं, ये भी डायनेमिकल सिस्टम्स हैं, लेकिन ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स हैं, और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स आर मॉडल्ड बाय डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास बहुत ब्रॉड कैटेगरी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नीचे ऑफ डायनेमिकल सिस्टम्स, लीनियर डायनेमिकल सिस्टम्स, मैं कहता हूँ आपके पास कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स। Continuous time systems are modeled by differential equations. And discrete time systems are modeled by difference equation. For example, मैं दोनों के एग्जांपल देता हूँ ताकि आप समझें। जैसे आपके पास d square y by dt square plus 7 dy by dt plus 3y is equal to 2u। एक बहुत सिंपल, मतलब ऑर्डिनरी, जिसको हम ODE कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो ये कोई सिस्टम को मॉडल करता है, जैसे सिंपल पेंडुलम है, या फिर आपके पास कोई RLC सर्किट है, या फिर आपका कोई न्यूमेटिक सिस्टम है, ये उनको मॉडल करता है। ठीक है, या फिर आपके पास कोई सिंपल जो है ना, मतलब ये डिफरेंशियल ड्राइव मोबाइल रोबोट है, या इवन आपके पास क्वाडकॉप्टर है, बट क्वाडकॉप्टर्स मॉडलिंग गोज इनटू द नॉन लीनियर डोमेन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंटीन्यूअस सिस्टम्स को मॉडल करते हैं। इन डिफरेंशियल For these systems, we always use the Laplace transform. ये जहन में रखिएगा कि ये एप्लीकेबल है फॉर लीनियर सिस्टम्स। ऐसा नहीं है कि नॉन लीनियर सिस्टम्स में आप जो है ना लेप्लास अप्लाई कर दें। और लेप्लास का और भी मसला ये है कि वो टाइम वेरिंग में अप्लाई नहीं होते हैं, ये बात आगे आएगी। ये सिर्फ जो है ना कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में अप्लाई होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ज़रा सा चेंज कर दूँ ना, आप लोगों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स उस पर अप्लाई नहीं हो सकते। लेट सपोज मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 7 टी डी वाई बाई डी टी प्लस 3y इज इक्वल टू 2u। मैंने सिर्फ एक छोटा सा टी यहाँ पे ऐड किया है। नाउ दिस इज नॉट कांस्टेंट कोएफिशिएंट, द कोएफिशिएंट इज वेरिंग, द कोएफिशिएंट इज वेरिंग। आप यू कैन नॉट अप्लाई दिस लेप्लास ट्रांसफॉर्म हियर। ठीक है, अच्छा, ये टाइम वेरिंग सिस्टम्स की क्या एग्जांपल आप में से कोई आदमी दे सकता है? बहुत बेसिक सी एग्जांपल, कोई भी अगर किसी के जहन में हो। टेम्परेचर वेदर टेम्परेचर चेंजिंग। एफाज गालिबन ये तुम हो? अच्छा, बहरहाल जो भी थे, कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, असल में टेम्परेचर इज अ सिग्नल। मैं सिग्नल की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हारिस हो, ठीक। नहीं, मैं यहाँ पे असल में सिग्नल की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिग्नल एंड सिस्टम। मैं अगर बहुत सिंपल एग्जांपल, इसलिए मैं सब बेसिक बातें सब यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को मतलब बेसिक बातें समझ में आए इस चीज़ के। ये आपके पास सर जैसे इंक्लाइंड प्लेन होता है, एक सिस्टम है, एक लीनियर सिस्टम। मैं एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल दे देता हूँ, रजिस्टर। ठीक है, बल्कि रजिस्टर भी नहीं, मैं इसको रजिस्टर मैं और बिल्कुल कह देता हूँ कि जी ये एक लाइट बल्ब है। ठीक है, लेट सपोज दिस इज अ लाइट बल्ब और विच इज ग्लोइंग। क्या ख्याल है इसके अंदर जो इसका हीटिंग एलिमेंट है उसके टेम्परेचर के बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं कहता हूँ द टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट विल राइज, ये बात सही है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो टेम्परेचर विल राइज, टेम्परेचर इज अ सिग्नल। तो अभी हारिस ने बात कही थी, तो मैंने कहा नहीं, टेम्परेचर तो एक सिग्नल है। इससे टेम्परेचर से फर्क क्या पड़ेगा? यहाँ पर कोई सिस्टम पैरामीटर ऐसा है जो चेंज होगा कि नहीं? कोई सिस्टम पैरामीटर ऐसा है जो चेंज होगा? क्या ख्याल है? विद टाइम रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, चेंज हो जाएगी सर। नॉर्मली हम इसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी बल्कि। सही है फाज, बिल्कुल। हाँ, असल में
नॉर्मली हम क्या कहते हैं जब ओम्स लॉ की हम बात करते हैं, हम जब बच्चों को सिखाते हैं हम कहते हैं कि जी इस आर को कांस्टेंट मानो, जबकि ऐसा होता नहीं है। दिस आर इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, विद टाइम इट माइट चेंज। तो इस लाइट बल्ब के अंदर द रेजिस्टेंस विल चेंज। जब ये रेजिस्टेंस आपके पास, रेजिस्टेंस इज अ सिस्टम पैरामीटर, रेजिस्टेंस चेंज होगी इसका मतलब है कि ये जो सिग्नल, करंट का सिग्नल है, ये भी चेंज होगा और चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। तो ये आपके पास जो सिस्टम पैरामीटर कहलाता है, ये सिस्टम पैरामीटर हम इक्वेशंस में कहाँ पे डालते हैं, वो इस तरह करके डालते हैं, टाइम वेरिंग पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम। इन सिस्टम्स में आप लेप्लास नहीं लगा सकते। मैं यहाँ थोड़ा सा रुक जाता हूँ, ये कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन इवन अगर फिर भी आप में से किसी को पूछना है तो बिल्कुल पूछो, अगर इसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, या अगर मैं बहुत तेज चला गया हूँ, या अगर सब क्लियर है तो दैट्स फाइन, आई विल मूव ऑन। मींस ऐसा सिस्टम जिसमें टाइम वेरिएंट हो रहा हो। एक मिनट आप दोबारा बोलना, जिसके अंदर टाइम डिपेंडेंट कोई चीज, डिपेंडेंट पैरामीटर जो होते हैं वो आपके पास, उस पर हम लेप्लास नहीं लगा सकते हैं। वो लीनियर सिस्टम्स जिसके पैरामीटर्स जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहे हों, उस पर हम लेप्लास नहीं लगा सकते। ये मैं कह रहा हूँ असल में। ओके सर। वो सिस्टम जिसके अंदर पैरामीटर कांस्टेंट है, लेट सपोज जैसे मैं काम करता हूँ, मेरे पास अपनी लैब है, उसके अंदर मैंने एक, मतलब जब मैं डिजाइन में नस्ट में काम कर रहा था तो एक एमएस स्टूडेंट था, तो मैंने एक कपल टैंक सिस्टम जो है ना उसे डिजाइन कराया था। हमारे कंट्रोल्स में एक मुश्किल सिस्टम समझा जाता है टू कंट्रोल द लिक्विड लेवल्स इन कपल टैंक। और आपके पास ये है कि वो कपल टैंक के अंदर आपके पास सीधी बात है, जो सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर का वॉल्यूम है, जो आपके पास नोजल्स हैं, जो आपके पास ड्रेन पाइप्स हैं, उनके जो आपके पास एग्जिट आपके पास जो उनका मतलब लिक्विड डेंसिटी जितनी हम मतलब एग्जिट कर ड्रेन कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, तो वो कांस्टेंट सिस्टम्स कहलाते हैं। लेकिन बाज़ जगह आपके पास सिस्टम के अंदर पैरामीटर्स वेरी कर रहे होते हैं, तो वो सिस्टम्स डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन और कंटीन्यूअस सिस्टम्स की बात हो गई। वी लुक एट डिफरेंस इक्वेशंस। डिफरेंस इक्वेशन क्या होती सर है? एक चीज, हाँ हाँ सर ये ट्रांजिएंट रिस्पांस में भी अक्सर उसका जो रिस्पांस होता है सिस्टम्स का वो चेंज होता है, तो हम अगर ट्रांजिएंट रिस्पांस का इसको इग्नोर करते हैं तब तो हम लेप्लास लगा सकते हैं ना, जिनके अरे अंदर इनिशियल नहीं चेंज होता है नहीं सिस्टम्स। एफाज, तुम पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले गए। देखो अब मसला ये है कि, चलो मैं बता देता हूँ ये बात, ये वो बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ असल में। देखो मसला ये है कि तुम्हारे पास एक सिस्टम है ना, ठीक है, मैं अभी ना लेप्लास में ना मॉडल में कुछ भी नहीं लिखता, मैं उसको सिंपल एक इनपुट देता हूँ, ठीक है, टाइम और दिस इज। अच्छा, मैं आप सबको ये कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं उनको अंदाजा है, जो नहीं पढ़ चुके तो मतलब ये है कि यू कैन ऑलवेज आस्क दीज क्वेश्चंस। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ग्रेजुएट लेवल में होता है कि भाई आप लोग कुछ सीख लें। मतलब मैं बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे मैथ्स, क्योंकि आई लव मैथ्स, मैं आपको सिखा दूँ, उसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन बता दूँ, आपको लफ्ज़ समझ में ना आए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है मेरे बोलने का, मेरे एनर्जीज वेस्ट करने का। तो बेहतर ये है कि यू डिस्कस, और ये कि उससे बात क्लियर होती है। अब जो एफाज ने एक सवाल पूछा है कि भाई ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पांस का, उसका इस बात से ताल्लुक बिल्कुल नहीं है जो मैं अभी बता रहा था। मैं जो बता रहा था वो मैं पैरामीटर्स की बात बता रहा था कि सिस्टम के पैरामीटर्स जो है ना, अगर वो चेंज हो रहे हो ना, वी कैन नॉट अप्लाई लेप्लास। जो एफाज ने बात पूछी है मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो बात क्या है जो एफाज ने पूछी कि जी आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है, और वो सिस्टम आपके पास है, उस पर आपने एक लेट सपोज एक स्टेप इनपुट दिया। ये मेरा हाथ असल में थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये है सीधी लाइन बिल्कुल। लेट सपोज दिस इज द इनपुट टू द सिस्टम, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ यूटी, वैसे मैंने कह दिया, और इट्स अ स्टेप इनपुट, मैं कहता हूँ कि जी 1, इस पे मैंने उसको इनपुट दिया। कोई भी सिस्टम हो सकता है, ठीक है, और मेरा जो सिस्टम का आउटपुट आया, लेट सपोज माय आउटपुट कम्स आउट टू बी, ये इनपुट था, और माय आउटपुट कम्स आउट टू बी लाइक दिस, ठीक है, एंड दिस इज टाइम। इस रिस्पॉन्स के दो हिस्से हैं, द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके पास अगर लीनियर सिस्टम है, आपने उसको इनपुट दिया, हमेशा जो रिस्पॉन्स में आपके पास आएगा, एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आएगा, एक स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आएगा। हम दोनों को एनालाइज करते हैं, हम दोनों को एनालाइज करते हैं
लेकिन ये कि हमारी assumption ये होती है यहाँ पर जब हम पूरा एनालाइज कर रहे होते हैं, the parameters of my system, the parameters of my system are constant, they are not changing at all. ये मेरी assumption होती है. जैसे अगर आप में से जिसको आइडिया जिसको नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अगर मेरे पास HS एक ट्रांसफर फंक्शन है या GS कह लो, जो भी कह लो, मतलब उसको वो है S+1 S² + 2S + 3, ये कुछ है. मतलब आप में से वो लोग जिसको नहीं अंडरस्टैंड करते कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अंडरस्टैंड करते हैं उनको पता है कि भाई पोल जीरोज हैं, सिस्टम की कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हिडन है. तो मेरे पास मैं जो बात कह रहा था कि जी ये जो पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स इसके साथ जो 1 लिखा हुआ है, दे डोंट चेंज विद टाइम. आइडियल सिचुएशन हम अज्यूम करते हैं लीनियर सिस्टम्स के अंदर, और हम उसको सिस्टम में जब भी ऐसा सिस्टम होगा जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है, ये सब टर्म्स आगे मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको देखेंगे. इन जैसे सिस्टम्स के अंदर रिस्पांस के अंदर हमेशा ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पांस होगा. हो सकता है अगर सिस्टम अनस्टेबल हो तो आपके पास रिस्पांस जो है आपके पास बिल्कुल आउट हो जाए, मतलब हो सकता है बिल्कुल वो नाराज हो जाए, हो सकता है आपके पास वो सस्टेन्ड ऑसिलेशंस के अंदर चला जाए. मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि जिस सिस्टम के क्या हालात हैं. हो सकता है वो ऑसिलेशन में चला जाए, कुछ भी हो सकता है. लेकिन ये कि आपके पास इन सब बातों के अंदर हम अज्यूम ये करते हैं कि सिस्टम के जो पैरामीटर्स ये ऑरेंज में मैंने किए हुए हैं, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज. अगर वो चेंज हो रहे हैं ना, फिर ऑल माय मैथ्स इज रॉन्ग. हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमें बेसिक थ्योरीज का आइडिया नहीं होता. वी अप्लाई द मैथ्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन, इन बिल्कुल गलत मॉडलिंग करते हैं. और जब गलत इसका मॉडलिंग मतलब करते ये हैं, कि जो जीटा ओमेगा सिस्टम का है वो ज़ाहिर है उसका एक वेल डिफाइंड है, वो चेंज नहीं हो रहा विद टाइम. zeta omega n remains constant for a constant system. ये बात सही है बिलाल. सही, ठीक. हम उसको चेंज कर सकते हैं. असल में मसला ये है कि क्योंकि मेरा ये फील्ड मेरी एरिया, मैं अगर उस पर बात शुरू करूँ जो तुम कह रहे हो ना, तो इट्स समथिंग वेरी वंडरफुल कि अगर हम रियल टाइम में चेंज करते हैं तो वो हमारे पास जो है ना, वो आपके पास हाइब्रिड सिस्टम्स कहलाते हैं. और हमारी कंट्रोल्स की बहुत बड़ी फील्ड है जिसको हम स्लाइडिंग मोड कंट्रोल कहते हैं. वहाँ पे हम कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं कि हम दो सिस्टम्स को आपस में मर्ज करते हैं और हम एक डिफिकल्ट लेवल ऑफ कंट्रोल्स डेवलप करते हैं टू कंट्रोल सम नॉन लीनियर सिस्टम्स, जैसे मोटर कंट्रोल के अंदर होता है. मतलब एक तो वो मोटर कंट्रोल तुम लोग PID से सिंपल कंट्रोल करते हो, जबकि जनरली ऐसे नहीं किया जाता, उसको SMC से किया जाता है, स्लाइडिंग मोड कंट्रोल से. स्लाइडिंग मोड कंट्रोल इज समथिंग रियली वंडरफुल, वेरी ब्यूटीफुल. उसके अंदर होता ये है कि दो सिस्टम्स को हम इस तरह आपस में इंटीग्रेट करते हैं कि हम दोनों के एडवांटेजेस उठाते हैं. वहाँ पर हम सिस्टम के पैरामीटर कुछ चेंज करते हैं बहुत इंटेलिजेंटली, लेकिन नॉट वी कैन नॉट हैव दैट डिस्कशन नाउ, वो बहुत अलग एरिया है. बहरहाल ये कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ज़िंदगी में. अच्छा ये कि आपके पास, इससे पहले कि मैं असर पे जाऊँ 5:15 पे, तो ये कि आई डिस्कस दिस थिंग, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स और डिफरेंस इक्वेशंस. मतलब ये कि डिफरेंस इक्वेशंस सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है ना डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स, डिजिटल कंट्रोल्स, यहाँ सब बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं. ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, इन डिजिटल कंट्रोल्स, इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इन आजकल मैं काम कर रहा था अपने MS स्टूडेंट के साथ सेंसर फ्यूजन का, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं इसको. और famous of all times and a wonderful approach, the Kalman filters. Something very extraordinary जो आप में से जो लोग जानते हैं कि होती क्या चीज़ है. तो ये कि इन सब जगहों में मतलब we work with these difference equations. ठीक है. Difference equations are used to model discrete time systems. जितनी मैं डिटेल बता सका मैं बता दूंगा, बाद में जब ये आएगा तो उसको देखेंगे इंशाल्लाह. The maths is the same, the concepts are the same for continuous time, for discrete times. अच्छा, यहाँ पर आपके पास डिफरेंस इक्वेशन की एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पहले. लेट्स सपोज y n is equal to 2y n minus 1 plus 3y n minus 4 plus 7u n minus 2. This is an example of a difference equation. ये जहन में रखना कि both of them they are dynamical systems.
ये आपके पास जो है ना, जो डिफरेंस इक्वेशंस है, डिफरेंस इक्वेशंस आर सॉल्व्ड, और सॉल्व का लफ्ज जो मैं यूज कर रहा हूँ बेसिकली मतलब ये है कि हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक और डोमेन के अंदर यूजिंग z ट्रांसफॉर्म। वी डू ऑल द कैलकुलेशन। आप में से जिन्होंने डीएसपी अगर पढ़ा हुआ है, मतलब जो यूनिट सर्किल पे हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, तो वो यहाँ से बात चलती है कि सिस्टम स्टेबल है नहीं है, कितने पोल्स हैं, जीरोज हैं, कॉजल है, नॉन कॉजल है, क्या है इसका बिहेवियर, ये IAR फिल्टर है, FIR फिल्टर है, ये है क्या, वो सब बातें यहाँ से आती हैं। और जो मैंने अभी बताया मतलब जैसे काल्मन फिल्टर्स का भी मतलब सब कुछ एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एयर। और जो चीज़ आप सारी की सारी कंटिन्यूस टाइम में देखते हैं, आप सारी की सारी Z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके Z डोमेन में आप देख सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा वाकया मैं बता देता हूँ कि ये मैं अक्सर इसलिए सुनाता हूँ ताकि वो लोग जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि भाई ये कितनी वंडरफुल चीज़ें हैं। एक दफ़ा एक मैं शादी में बैठा हुआ था, तो मैं बिल्कुल बोर हो रहा था क्योंकि मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था, और 3-4 लड़के वो सारे इंजीनियर्स थे, वो आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि पता नहीं बलूचिस्तान में कोई कार रैली होती है और उसमें उनको वो सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे थे, वो बहुत अच्छे, मतलब ये कि वो लड़के कि वो ये कर रहे, मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये एकदम बात आई बीच में। वो कहते हैं कि जी दे हैव द ट्रैक, और ये लेट सपोज वॉट एवर जो 4 व्हील आपके पास ड्राइव है वो आपके पास इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर फ्रॉम सम पॉइंट, और दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स नॉट, और मतलब रास्ता जो आपके पास है वो बहुत ही ख़राब है, और दे वांट टू प्रेडिक्ट, उन्होंने कुछ मार्कर्स लगाए हुए होते हैं और उनको ये डिटरमिन करना होता है कि इस पॉइंट तक ये गाड़ी कब पहुंचेगी, ये इस पॉइंट तक कब पहुंचेगी, ये इस पॉइंट तक कब पहुंचेगी, ये इस पॉइंट तक कब पहुंचेगी। दे वांट टू डिटरमिन द टाइम, व्हाट विल द टाइम बी व्हेन द कार विल रीच हियर। अच्छा, अब वो आपस में बातें कर रहे थे, बहुत देर बातें कर रहे थे, लेकिन वो सब मतलब रैंडम के हम ऐसा कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये मतलब ये है कि ये मैं बहुत डिटेल में आपको थ्योरी तो नहीं बता सकता, but this prediction for the position, this prediction for the position of the car can be very easily done using Kalman filters if you know the model। और आगे कोई इनपुट आ रही है, मॉडल क्या है कि आपके पास गाड़ी का मॉडल है, आपको उसके काइनेमैटिक्स का अंदाजा है कि वो कैसे मूव करती है, और आपके पास जो है वो इनिशियल टाइम मौजूद है, और आपके पास गाड़ी की जो करंट अभी की स्पीड है वो आपको नोन है, जो अभी की स्पीड है। आप शायद इस प्रॉब्लम को बहुत सिंपल समझें, लेकिन कभी बैठ के सोचेगा तो थोड़ा अंदाजा होगा कि जी मेरे पास सिंपल यहाँ पर जो स्पीड आ रही है वो बहुत नॉइजी डेटा मेरे पास आ रहा है। मतलब लेट सपोज मेरे पास जो स्पीड आ रही है गाड़ी की, लेट सपोज वो मेरे पास इस तरह करके स्पीड आ रही है, स्पीड ऑफ द व्हीकल, और मुझे बस किसी तरह, और ये बहुत कर्व्ड पाथ है, ये पाथ भी सीधा नहीं है, और गाड़ी आपके पास चल रही है, और मुझे ये डिटरमिन करना है कि ये मुझे एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए कि किस टाइम पर यहाँ पहुंचेगी। तो ये चीज यू कैन इजीली सॉल्व यूजिंग दिस Kalman filters by developing models, by using these dynamical systems, by using these ये recursive equations कहलाती हैं, ये recursive equations कहलाती हैं। By using all these you can determine a very good model, जो कंप्यूटर साइंस में यूज किया जाता है बहुत ज्यादा जगह। मैंने उन लड़कों को थोड़ी देर वो बात कर चुके, फिर उनको ये बात कही तो फिर वो गौर से सुनने लगे, लेकिन क्योंकि उनका कोई मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं था तो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हाउ वी कैन मॉडल दिस सिस्टम एक्चुअली, कि हमारे पास डेटा भी है, सब कुछ है, लेकिन उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हाउ टू अप्लाई दीज थिंग्स। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है मतलब इन सब बातों का। बहुत ज़्यादा मैंने टाइम ले लिया स्लाइड पे, लेकिन ये है कि वी डिस्कस टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे वो सारी बातें ये सब मैं कर चुका, तुम लोगों को बता चुका कि भाई आपके पास अब उसने यहाँ पे क्योंकि हमने लिखा है दे आर क्वाइट सिमिलर एंड शेल बी ट्रीटेड इन पैरेलल, कि भाई चाहे आपके पास एक डिस्क्रिटाइज सिग्नल हो, चाहे आपके पास एक डिसकंटिन्यूअस सिग्नल हो। दिस इज अ डिस्क्रिटाइज्ड सिग्नल और दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस सिग्नल, बट फॉर अस
वी कैन ट्रीट दिस इक्वली इन द सेम मैनर। एक को हम डिजिटल सिस्टम्स हम जेड डोमेन के अंदर ले जाएंगे, एक को हम लैप्लास के अंदर ले जाएंगे इस सिग्नल को, और वी अप्लाई दीज टू आवर सिस्टम्स एंड देन वी कैन build a very good model or we can do the prediction। हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। We move on। What is system theory? Understanding the physical system under consideration। तो ये बात भी ज़रूरी है कि जी आपके पास कि जो physical system है वो क्या है। अच्छा, ये बात यहाँ पे कि हम बहुत ज़्यादा मॉडलिंग में नहीं जाएंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग में कि जी हमारे पास स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम्स हैं, हम उसकी मॉडलिंग कर रहे हैं, या फिर हम RLC की मॉडलिंग कर रहे हैं, या हम ऑप एम्प्स की मॉडलिंग कर रहे हैं। मतलब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हैं। बेसिक लेवल पे हम देखेंगे ज़रूर, मतलब इस तरह का कोई सिस्टम हमारे पास है, हम ये ज़रूर करेंगे कि इससे हमारे पास इसका मैथमेटिकल मॉडल क्या बना, और फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे, हम उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, हम उस मैथ्स को जितना ज़्यादा डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस मैथ्स रिगार्डिंग द सिस्टम, वो आपको अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। ये मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का। Understanding the physical system under consideration, describing the system mathematically, analyzing the properties and controlling it to meet certain criteria। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे कंट्रोल्स आएगा, तो हम आगे जाके ये देखेंगे कि भाई मतलब ये क्या सिस्टम जो है ना, मतलब उसको कंट्रोल कैसे करते हैं जब उसकी हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन, इनपुट है, आउटपुट है, स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन है। तो हाउ वी कैन बिल्ड अ वेरी गुड कंट्रोलर, जो कि हम जनरली अंडरग्रेड में नहीं पढ़ते। जैसे LQR लीनियर क्वाड्रेटिक रेगुलेटर है, तो ये कंट्रोलर है जो यूज़ किया जाता है। Why are you in this class? तो ये कि फाउंडेशन फॉर मोस्ट कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इमेज प्रोसेसिंग कोर्सेज। तो आप में से अक्सर लोग या फिर शायद कंट्रोल्स में उसमें जाएं, शायद कम्युनिकेशन में जाएं, या इमेज प्रोसेसिंग में जाएं। जो लोग इवन IC डिज़ाइन के लोग हैं वहाँ से ये इतना डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है, बट क्योंकि इसकी मैथ्स और इसके कॉन्सेप्ट्स आपके पास बहुत ज़्यादा जगह मतलब ये इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं, और ये लीनियर सिस्टम थ्योरी इज़ अ फाउंडेशन लेवल कोर्स इन मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, इसलिए ये पढ़ाया जाता है। तो बहुत एरियाज ऐसे हैं, इवन जैसे FPGAs हैं, यू डोंट गो फॉर ऑल दीज मैथ्स। बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल मैथ्स हजम नहीं होती है, तो फिर वो मतलब डिफरेंट एरियाज में जाते हैं। लेकिन जिनके लिए आसान होती है तो ये कि वी लव टू वर्क विद दिस मैथ्स। और इंक्लूडेड इन MS एंड PhD एग्जामिनेशंस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे होते हैं, और व्हाट आर द प्रीरेक्विजिट सिग्नल सिस्टम्स का बेसिक आइडिया, लीनियर कंट्रोल सिस्टम का वर्किंग नॉलेज। I think not Z ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक नॉलेज है वो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आई डिस्कस। क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी और लीनियर अलजेब्रा के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जब वो आगे आएंगे तो उस वक्त मैं उनको एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। क्योंकि लीनियर अलजेब्रा वो बेचारा हमारा ऐसा कोर्स होता है जो हर एक ने पढ़ा होता है और हर एक उससे बेजार होता है, कुछ समझ में नहीं आता कि ये कोर्स था क्यों, जबकि ये कि वो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है। और आगे वो मतलब इस कोर्स के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे वहाँ पर है जो यहाँ पर हमको यूज़ करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को जो वहाँ पर डिस्कस किए थे, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल मतलब ये कि आइडिया नहीं होता कि ये थे क्या ये कॉन्सेप्ट्स। वी स्टार्ट विद अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट मॉडल। आप में से कोई जी प्रीरेक्विजिट जो आपने बताए हैं, तो इसके जो है कुछ आप करेंगे, मतलब हम इसको स्टडी कर सकते हैं। असल में ये बहुत जेनेरिक मतलब, क्योंकि अक्सर आप में से वो लोग हैं जो मतलब एवियोनिक्स या मैकेट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल मतलब इसी बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड के लोग हैं, तो अक्सर ने ये कोर्सेज पढ़े हुए होते हैं। लेकिन ये कि अगर ना भी पढ़े हुए हों तो ये कि इनमें से बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो मैं क्लास में डिस्कस करूँगा। जब वो चीज़ें आएंगी तो मैं उस लेवल पर उसको डिस्कस करूँगा। मतलब मैं ये जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए थोड़ा समझना आसान होगा, रिलेटिवली इजी होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो ये कि मैं उसको बेसिक से बता दूंगा ताकि उनके लिए भी आसान हो ये चीज़। मतलब एज सच ये खुद अपने बड़े बड़े कोर्सेज हैं सिग्नल और लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स, लेकिन जब इनके कॉन्सेप्ट्स हमारे पास यहाँ पर आएंगे तो वो मैं उस लेवल पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि जिन्होंने ये कोर्सेज नहीं भी पढ़े तो उनके लिए भी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। अच्छा ओके आप में से अच्छा बहरहाल ये कि आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, क्या सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कि जी मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। वी डू अ वेरी सिंपल मॉडलिंग। हमारा इस कोर्स से बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को स्टडी करें, हमारे इस कोर्स से बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम मैकेनिकल सिस्टम्स को स्टडी करें। ये बेसिक एग्जांपल ली जाती हैं ताकि इस मैथ्स को फिर हम मतलब ये कि
अंडरस्टैंड करने की, इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे आपके पास जो इनपुट है, इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया, और आपके पास यू हैव ए रेजिस्टर, यू हैव इंडक्टर, यू हैव ए कैपेसिटर, और IT इज द करंट इन द सर्किट, और अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स एंड इंटरकनेक्शन, और व्हाट आर द कंपोनेंट्स हमारे पास जो है ना वो, अब क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये सारे ओपन बुक एग्ज़ाम्स होते हैं, और ऑनलाइन की वजह से तो वो भी सब खुल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पहले भी जनरली जब GSSC के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं ओपन बुक होते हैं। तो ये बिल्कुल मैं अज्यूम नहीं करता कि जी आपको ये चीज़ें याद होंगी। एग्ज़ाम में भाई आपके पास ये सारे नोट्स मौजूद होंगे, आप बैठ के अल्लाह करे 15 से यूनिवर्सिटी खुल जाए तो जो इंटरेक्शन होता है क्लास में वो ज़्यादा बेहतर होता है, आदमी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख लेता है उससे। तो ये आपके पास जो है, ये चैट पे किसी ने कुछ लिखा है, कैन वी हैव अ ब्रेक फॉर असर? जी बिल्कुल। हर सेशन में बस ये है कि मैं टाइम देख रहा था, अभी 5:13 हो रहे हैं, मैं 5:15 पे मैंने टाइम दिया था, तो मैं उठ जाऊँगा। तो मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ इसके बारे में, इस स्लाइड के बारे में, फिर हम असर का ब्रेक ले लेंगे। प्रॉबेबली मुझे 5:40 हो जाएंगे वापस आते आते, तो वील स्टार्ट द क्लास फ्रॉम 5:40 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे क्विकली कि जी मेरे पास ये ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या चीज़, आप में से ज्वाइन करना पड़ेगी क्लास ना दोबारा? जी, मैं मीटिंग एंड कर दूंगा, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेगा, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि या फिर ये कि मैं इसी को मीटिंग को रहने दूंगा और रिकॉर्डिंग को मैं थोड़ा पॉज कर दूंगा, और मैं दोबारा आऊँगा, फिर रिज्यूम कर लेंगे, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। दोबारा लिए कि हमारे पास ये रजिस्टर का मॉडल हो गया, और ये मेरे पास इंडक्टर का मॉडल हो गया, और ये मेरे पास कैपेसिटर का मॉडल हो गया। ये मॉडल कैसे बना, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस कोर्स के लिए। और मेरे पास बेसिक लॉ है KVL, वोल्टेज अक्रॉस अ लूप इज 0, कि आपके पास ऑल द वोल्टेजेस दे ऐड अप टू 0, जितना वोल्टेज यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा का सारा यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, सिंपल, वो हमारा ड्रॉप हो रहा है। बहुत सिंपल, मतलब ये चीज़ शायद आप जो है ना फ्लूइड फ्लो के अंदर देख लें, तो जितना आपके पास लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जितने आपके पास यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, जितने आपके पास जो कंटेनर्स हैं उसके अंदर वो कंज्यूम हो रहा होगा। तो ये नॉर्मल, मतलब ये वाली चीज़ जो है ना, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इट इज़ कंज्यूम्ड बाय दीज थ्री, आइदर स्टोर्ड और इट इज़ कन्वर्टेड और इट इज़ वेस्टेड, कुछ ना कुछ हो रहा है उस एनर्जी के साथ, ठीक है। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द एनर्जी, विच इज़ कॉल्ड द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जिनको अंदाज़ा अच्छी बात है, जिनको नहीं है तो कोई ऐसा वो फर्क नहीं पड़ता। किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ। करंट टू अ नोड इज 0, मतलब ये है कि इफ यू हैव अ नोड द करंट कमिंग इन इज इक्वल टू द करंट गोइंग आउट, सिंपल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि आपके पास जितना इनफ्लक्स है उतना ही आपके पास आउटफ्लो है, एंड दैट सेम। तो ये आपके पास लॉज हैं, इंटरकनेक्शन लॉज, ये आपके पास सिस्टम के मॉडल्स हैं, एंड वी डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो यहाँ पर है। वील कंटिन्यू फ्रॉम हेयर, क्या बोलते हैं, आफ्टर नमाज इंशाल्लाह, प्रोबेबली 5:40 पे। मैं काम ये करता हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग को मैं पॉज कर देता हूँ, और आप लोग अगर बैठ के कोई बात करना चाहें तो दैट्स फाइन, और ये कि अगर आप लॉग ऑफ कर जाएं कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा आपको एडमिट कर लूँगा, लेकिन ये मीटिंग अभी कंटिन्यूड है, तो आई स्टॉप रिकॉर्डिंग, बल्कि पॉज रिकॉर्डिंग, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है या कोई और इशू है तो आप मुझे चैट पे लिख दें, या फिर ये है कि अपना माइक ऑन करके मुझे बता दें अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है। पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, तो वील स्टार्ट। और हम जो बात कर रहे थे वो हम बात ये कर रहे थे यहाँ पे कि सिस्टम का आपके पास जो है ना वो मॉडल है सिस्टम्स का, और फिर ये कि आपस में उनको इंटरकनेक्ट किस तरह करना है, वो लॉज हैं। तो अब जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एक सिंपल RLC सर्किट है, दिस इज RLC सर्किट। अच्छा, मैं पहले ही आपको बता दूं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो
हम एक कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, अगर कोई भी इशू है, क्योंकि आज सुबह बहुत अजीब हुआ है, मैं सिग्नल्स की क्लास ले रहा था अंडर के अंदर और मैं कुछ 10-15 मिनट पढ़ाता रहा, तो लड़कों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि सर आपकी स्क्रीन भी ब्लैक थी और ये कि आवाज़ सिर्फ आ रही थी। तो अगर कोई भी इशू इस तरह करके है तो आप लोग मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर देगा, ऐसा ना हो कि मैं जो है ना वो पढ़ाता रहूँ और फिर जो है ना वो बात पता चले कि जी ना मेरी आवाज़ जा रही थी और ना स्क्रीन क्लियर थी। तो हम जो काम कर रहे हैं, ठीक, जज़ाकल्लाह, हम जो काम कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स की एक सिंपल मॉडल हम बनाते हैं, उसका कंटिन्यूस टाइम सिस्टम का सिंपल मॉडल, जो कि कोई भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे एक आरएलसी सर्किट हम लेते हैं और फिर सीधी बात है, जब इसका मॉडल बनाएंगे तो दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल जो है, अच्छा उसमें सारी चीज़ें अप्लाई करती हैं, ठीक है, मतलब ये कि वो नॉन लीनियर नहीं है, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, वो आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये सब चीज़ें इस पे अप्लाई करती हैं। तो मैं सारी बातें बार बार रिपीट तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये दिस इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और हम क्या करेंगे, देन वी अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हम क्यों लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, हम उसका पूरे के पूरे को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं फ्रॉम द टाइम डोमेन टू द एस प्लेन, ठीक है। तो जिनको इसका आइडिया नहीं है, फ्रॉम टाइम डोमेन टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग एस प्लेन कहते हैं इसको। तो फ्रॉम टाइम डोमेन टू एस प्लेन हम क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन? हमारा रीजन ये है कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना, उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम द टाइम डोमेन टू द एस प्लेन यूजिंग द लैप्लास, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कन्वर्ट कर दें into simple algebraic operations, into simple algebraic equations। हमारा ये मतलब ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम इसको यूं कर दें, मतलब ये है कि हम इसलिए कर दें क्योंकि जब ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशंस बन जाती हैं तो सॉल्व करना आसान होता है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सब बातें भी मैं बताऊंगा। और सॉल्व करने के बाद वी गो बैक इनटू द टाइम डोमेन यूजिंग लैप्लास इनवर्स, और देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जी मेरे पास जो रिजल्ट आया है ये रियल सिस्टम को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये वाकई में मीनिंगफुल रिजल्ट है या ये बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव है, ये क्या है जो मैथ्स मैंने डेवलप की थी और ये सारा काम मैंने किया था, क्या ये वाकई में कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस समझना है। जिनको ये आता है बहुत अच्छी बात है और उनके लिए रिविजन हो जाएगा, और जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए मतलब ये बात मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि जी यहाँ पर, अच्छा मैं बार बार बहुत सारी चीज़ें मैं कहता हूँ कि भाई ये चीज़ ज़रूरी नहीं, ये चीज़ ज़रूरी इसलिए ज़रूरी नहीं है, जैसे KCL KVL है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा तो ये कि मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगा एग्जाम में कि जी आपको KCL और KVL आना चाहिए और एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको दूंगा कि जी आप उसको सॉल्व करें। मतलब जो चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसी का एग्ज़ाम होगा, और ये कि उसी लेवल के क्वेश्चन आपके पास होंगे। ये सब अंडर ग्रेड की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी, तो ये कि वो मतलब ये कि मैं एक्सपेक्ट आपसे नहीं करता कि अब आप बैठ के वो सीखें। आप सीखते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखते कोई मसला नहीं है यहाँ पर, लेकिन KCL अप्लाई करने के बाद या KVL अप्लाई करने के बाद आई गेट दिस मॉडल। हाउ आई गेट दिस मॉडल, जस्ट लीव इट, मेरे पास ये मॉडल मेरे पास आया, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए कि जी LD² IT/dt² प्लस RDIT/dt प्लस 1/c IT इज इक्वल टू UT/dt। अब इसको अगर मैं सिंपल यहाँ पे ड्रॉ करूँ, मतलब एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊँ, ताकि ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी थोड़ी आसान करूँ कि जी इसके अंदर इनपुट मैं लिखूँ कि जी मेरे पास इनपुट क्या है और मेरे पास आउटपुट क्या है, ठीक है, और मेरे पास ये एक सिस्टम है जो कि एक RLC सर्किट है, ठीक है। तो मेरे पास इनपुट यहाँ पर, इनपुट इज माई वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, आई हैव दिस RLC सर्किट, और मेरे पास आउटपुट, मेरे पास यहाँ पर इस केस के अंदर दिस इज द करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और ये हाईलाइट, ये इनपुट हो गया, वो आउटपुट हो गया, और ये मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पर बात चीज़ें बिल्कुल मतलब ये बेसिक लेवल की है, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि एक दफ़ा मेंशन कर दूँ उसको कि जी ये सिस्टम पैरामीटर्स हैं। लेट्स सपोज मैं उसको
मैजेंटा से हाईलाइट कर देता हूँ जी, ये सिस्टम पैरामीटर्स हैं आपके पास, दे डोंट चेंज विद टाइम, हमारी अजम्पशन ये है। और जो मैंने अभी एल आर ओ सी हो गए सिस्टम पैरामीटर्स हो गए, ठीक है, दीज आर सिस्टम पैरामीटर्स, आवर अजम्पशन इज दे डोंट चेंज विद टाइम। अगर ये चेंज करने लगे तो हमारा पूरा मैथमेटिकल मॉडल गलत हो जाएगा, फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। और हमारे पास यहाँ पे सिग्नल्स कौन से हैं, हमारे पास सिग्नल्स यहाँ पर जो हमारे पास सिग्नल्स हैं, हमारे पास यूटी सिग्नल है और आईटी सिग्नल है। अब अगर गौर से देखें इंपॉर्टेंट बात, उसके अंदर डिपेंडेंस है टाइम पर, ये टाइम पे डिपेंड करते हैं, देयर कंटिन्यूस टाइम, इट्स अ कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, और कंटिन्यूस आपके पास ये सिग्नल्स हैं, दे डिपेंड ऑन टाइम। तो मेरे पास इसका इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट मेरे पास जो है ना वो करंट है, एक आरएलसी सर्किट है। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन से उसको मॉडल किया, ये मेरे पास इसका इंटरनल मॉडल आ गया, इंटरनल मॉडल डिस्क्रिप्शन, द रिलेशनशिप ऑफ द पैरामीटर्स, ठीक है। एन इंटीग्रल डिफरेंशियल और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इंटीग्रल डिफरेंशियल मैं क्यों कह रहा हूँ इंटीग्रल डिफरेंशियल, इस वजह से क्योंकि अगर मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, आप सब अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को कि जी अगर मैं ये वाली जो इक्वेशन है, लेट मी क्लियर इट, मेरे पास अगर ये वाली इक्वेशन है पूरी, मैं इसका क्या करूं कि लेट मी हैव अ लुक, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं, लेट सपोज let me take the derivative of this on both sides, d by dt and d by dt, I'll end up with this equation। इसके अंदर इंटीग्रल मौजूद है, आप देखें r di by dt होगा तो r di by dt आपके पास ये हो गया, l d square I by dt square होगा तो वो ये हो गया। इसी तरह ये 1/c it आपके पास, ये इंटीग्रल आपके पास डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा, ये v नॉट है, ये खत्म हो जाएगा इनिशियल कंडीशन क्योंकि ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट 0, और d by dt of ut, d by dt of ut आपके पास ये आ जाएगा। बट दीज आर सेम थिंग्स, सो एन इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इनपुट आउटपुट डिस्क्रिप्शन और एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन। ये इनपुट आउटपुट डिस्क्रिप्शन है कि इनपुट और आउटपुट आपस में किस तरह रिलेटेड है, और एनालाइजिंग द प्रॉपर्टीज एंड रिस्पॉन्सेज, फॉर एग्जांपल फाइंड आउटपुट it गिवन ut एंड द इनिशियल कंडीशंस, कि जी अगर मुझे इनिशियल कंडीशंस गिवन है, इनिशियल कंडीशंस का मतलब क्या बनता है कि जी आपके पास सर्किट में इनिशियली कितना करंट और कितना वोल्टेज मौजूद था जब मैंने बात शुरू की, जब मैंने एनालिसिस शुरू किया। तो इनिशियल कंडीशंस जनरली हम जीरो अज्यूम करते हैं, लेकिन बाद जगह आप जीरो अज्यूम नहीं कर सकते, बाद जगह सिस्टम के अंदर कोई ना कोई ऐसा पैरामीटर मौजूद होता है। मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ। लेट्स सपोज एक बहुत बेसिक एग्जांपल कि जी आपके पास एक पेंडुलम बॉब है, मैं क्यों अज्यूम करूँ कि आपके पास ये हमेशा रेस्ट पोजिशन पे है। हो सकता है कि जी मैंने जब अपने एनालिसिस शुरू किया था इट वाज हियर समवेयर और इट वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, हो सकता है, तो मेरी इनिशियल कंडीशन इज नॉट जीरो। इसी तरह मेरे पास एक और एग्जांपल, अभी मेरे जहन में क्या एग्जांपल आई थी, well there are many examples जिसके अंदर आपके पास इनिशियल कंडीशंस यू कैन नॉट अज्यूम टू बी जीरो, और वहाँ पर आपको जो है ना, मतलब लेट सपोज कोई सिस्टम, कोई हीटिंग एलिमेंट है, कोई आपका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, तो यू कैन नॉट अज्यूम दैट द टेम्परेचर at time t is equal to 0 is 0 degree centigrade. No, there might be some temperature in the system already, और फिर आपने उस पे कोई मतलब आपने हीटिंग मतलब उसकी शुरू की है या कुछ और मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने शुरू किया है, तो बहुत दफ़ा यू कैन नॉट टेक द इनिशियल कंडीशंस टू बी जीरो, लेकिन यहाँ पे उसने जीरो अज्यूम किए। और नाउ वी शैल यूज लाप्लास ट्रांसफॉर्म इफेक्टिव फॉर LTI सिस्टम्स। अच्छा, यहाँ पर लफ्ज़ एकदम यूज हुआ है LTI, मैं LTI को लिख देता हूँ, इसको बाद में डिटेल में देखते हैं। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, इन दो लफ्ज़ों का ये बहुत बड़ा मीनिंग है। लीनियर का मतलब भी ये है कि एडिटिविटी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी ये आपके पास सेटिस्फाई करेंगे, और टाइम इनवेरिएंट का मतलब है कि आपके पास टाइम इनवेरिएंस है कि किसी एट एनी पॉइंट इन टाइम यू स्टार्ट द सिस्टम, आपके पास यू विल हैव द सेम बिहेवियर। नॉन लीनियर सिस्टम्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, नॉन लीनियर सिस्टम्स बिहेव टोटली डिफरेंटली व्हेन यू स्टार्ट एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। लेकिन यहाँ पर फॉर LTI सिस्टम्स लीनियर टाइम इनवेरिएंट, उसका बिहेवियर सेम है, ठीक है, चाहे अभी शुरू करें, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 10 मिनट बाद, चाहे 10 सेकंड बाद, तो आपके पास यू विल हैव द सेम बिहेवियर। तो ये मेरे पास ओवरऑल सिस्टम था, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बनाई। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्विक रिव्यू। हम जब बच्चों को बिल्कुल बेसिक लेवल पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिखाते हैं
क्योंकि हम चाहते हैं दे शुड अंडरस्टैंड ऑल द मैथ्स। ये आपके पास टाइम डोमेन का फंक्शन है। मतलब मैंने पहले बात लिखी थी कि ये आपके पास फ्रॉम टाइम डोमेन, बहुत दफ़ा लोग इसको इस तरह भी कहते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स अ सिग्नल और अ सिस्टम फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। बहुत दफ़ा ये भी कहा जाता है। बहुत दफ़ा आपके पास ये है कि एस डोमेन के अंदर हम इसको ले जाते हैं। एस डोमेन क्या चीज़ है? ये एक और आपके पास जैसा कॉम्प्लेक्स प्लेन एस डोमेन। एस प्लेन इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन S is equal to sigma plus j omega. When we say this is a complex plane, then we have a real part and an imaginary part. This is sigma and this is j omega. Bharal, this is a plane. Or this is time domain, which is t. हम क्या करते हैं? हम सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम टाइम टू दिस y, ताकि उसकी एनालिसिस सिंपल हो जाए, हम उसको अंडरस्टैंड करने लग जाएं और कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए। When we have done all those things, then we return back to the time domain. ठीक है, ये सब अभी प्रोसेस यहाँ पर गुजरेगा सामने। तो हमारे पास ओरिजिनली आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कैसे किया जाता है? वो ऐसे किया जाता है कि जी ओरिजिनल आपके पास टाइम डोमेन का कोई सिग्नल है, e माइनस एस टी से आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यू सॉल्व दिस इंटीग्रल, यू गेट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस ऑफ द टाइम डोमेन सिग्नल और सिस्टम। ठीक है, यानी एच टी आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है, यू गेट द सिस्टम। और अगर आपके पास सिंपल साइन टी है, कॉस टी कोई सिग्नल है, देन यू गेट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल। की प्रॉपर्टीज लीनियरिटी, क्योंकि लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई ही लीनियर सिस्टम्स पे होता है, ये नॉन लीनियर पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो आपके पास दिस प्लस दिस इज ओवरलोडेड प्लस, दिस इज नॉट अ सिंपल प्लस जैसे आप समझते हैं 2 + 3 और सिंपल ऐड कर दिया, दिस इज एन ओवरलोडेड ऑपरेटर। और इसके अंदर आप जब ऐड करते हैं तो आप ये कहते हैं कि जी अगर मेरे पास, लेट्स सपोज मैं इसको सिंपल एक ड्राइंग से आपको समझा देता हूँ कि जी अगर आपके पास F1t का आंसर आपके पास जो है ना F1s है। F1t का F1s है। तो अगर मैं उससे a मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वहाँ पे भी a मल्टीप्लाई हो जाएगा आउटपुट पे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई जिसको हम स्केलिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह अगर मेरे पास एक और फंक्शन है F2t, उसका लेप्लास F2s है और उससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, b मल्टीप्लाई कर देता हूँ टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी b मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मैं इन दोनों सिग्नल्स को किसी तरह कंबाइन करना चाहता हूँ, मैं इन दोनों सिग्नल्स को कंबाइन करना चाहता हूँ। I combine these two signals, which is a F1t plus b F2t। मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लीनियर सिस्टम्स, a F1s plus b F2s। ये चीज आपके पास नॉन लीनियर सिस्टम्स के अंदर बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती है। तो ये तो एक लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है, ये एक लीनियरिटी की प्रॉपर्टी आपके पास है। और सेकंड आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स की, लेकिन जो बेसिक जो लिखी हुई है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो डेरिवेटिव्स की है। कि डेरिवेटिव क्या है? अगर टाइम डोमेन में आप डेरिवेटिव लेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपसे वैस मल्टीप्लाई करेंगे और इनिशियल कंडीशंस को माइनस कर देंगे। ये मतलब बनता है यहाँ पे डेरिवेटिव थ्योरम जो आपके पास है यहाँ पे, और साथ में उसके इंटीग्रल का लिखा हुआ है। तो हमारे पास डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पर क्या चीज़ है? मैं अज्यूम ये करता हूँ, लेट सपोज कि माय इनिशियल कंडीशन इज 0
मैं काम करता हूँ, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं आपको ये बात समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या बनता है एफ डैश टी का। एफ डैश टी विच इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द टाइम डोमेन सिग्नल। तो अगर मैं इसका लेप्लास लेता हूँ तो वो कहता है कि जी आप एस एफ एस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस द इनिशियल कंडीशन इन टाइम डोमेन। तो यहाँ पे एस एफ एस बनेगा और इफ़ माई इनिशियल कंडीशन इज ज़ीरो तो मेरे पास ये फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारे पास बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर। ये बहुत हमारे पास यूजफुल प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव्स की। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या है कि इफ आई हैव द इंटीग्रल देन 1 ओवर एस एफ एस। ये चीज़ें मतलब इस बहुत ज़्यादा इसकी इम्प्लीकेशंस हैं कंट्रोल्स के अंदर कि जी आपके पास ये 1 ओवर एस और एस जो है ना आपके पास ये बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है मॉडल के अंदर, उसके स्टेडी स्टेट एनालिसिस के अंदर, उसकी स्टेबिलिटी के अंदर, उसके रिस्पॉन्सेस के अंदर। तो बहरहाल ये कि ये आपके लिए बेसिक बातें हैं कि जी आपके पास नंबर 2 पे डेरिवेटिव हो गया, नंबर 3 पे इंटीग्रल हो गया और नंबर 1 पे कि जी आपके पास इट इज़ लीनियर। ठीक है, अच्छा, कन्वर्टिंग लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब ये बात बहुत यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दी गई है कि जी लीनियर है डिफरेंशियल इक्वेशंस, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग लैप्लास यू कैन कन्वर्ट इनटू अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, मैं आगे इसकी एग्जांपल्स दूंगा, अभी आ जाएंगी। तो मैं एक काम करता हूँ यहीं पे दे देता हूँ ताकि ये बात जो है ना, ये जुमला जो इंग्लिश का लिखा हुआ है ये क्लियर हो जाए कि जी आपके पास ये इक्वेशंस है। लेट्स सपोज डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 7 dy by dt plus 3y is equal to 2u. This is all t. We generally write with dots. इसका जब मैं लेप्लास लूंगा एस स्क्वायर वाई एस प्लस 7s वाई एस। जब भी हम लेप्लास के वेरिएबल में लिखते हैं तो हम कैपिटल के अंदर लिखते हैं 3ys इज इक्वल टू 2us। क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव था इसलिए एस स्क्वायर आया, अगर ट्रिपल डेरिवेटिव होता तो एस क्यूब होता। तो ये आपके पास सिंपल जो है ना, मैंने एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट कर दिया यूजिंग लैप्लास इनटू एन अलजेब्रिक इक्वेशन। इस अलजेब्रिक इक्वेशन का फ़ायदा क्या है? तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जी अगर मुझे सिस्टम का, जो मेरे पास सिस्टम है विच इज़ डिफाइंड बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई आदमी मुझे कहता है कि जी इस सिस्टम का, मैं ये सब बातें मतलब बाज़ लोगों के लिए बहुत बोरिंग होगी क्योंकि बाज़ लोगों ने बहुत डिटेल में बातें पढ़ी होंगी, बाज़ लोगों के लिए बहुत नहीं होंगी। तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन है। ट्रांसफ़र फंक्शन का मतलब ये होता है कि जी आउटपुट ओवर द इनपुट। मेरे पास यहाँ पर इनपुट है सिस्टम का ut और आउटपुट मेरे पास है yt। तो मैं अगर ट्रांसफ़र फंक्शन लिखना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत सिंपल होता है। ट्रांसफ़र फंक्शन का मतलब मेरे पास होता है द आउटपुट ओवर द इनपुट इज इक्वल टू, वो मैंने कैसे किया, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, स्टेप नंबर 1 मैंने लेप्लास लिया, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 मैंने क्या किया, मैंने कॉमन लिया ys, एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 3 इज इक्वल टू 2us and I get output over the input is 2 over s square plus 7s plus 3. So this is my transfer function from which I can derive a lot of things. इससे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है सिस्टम की। ये कि यहाँ पर यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
डिफरेंशिएशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। अच्छा ये कि मैं यहाँ रुक जाता हूँ, आप लोगों को कोई बात अगर पूछनी हो तो मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर क्लास में इंटरेक्शन होता है तो उसमें ज़्यादा बेहतर होता है। कभी आप लोग बैठे हुए होते हैं, आप लोग डायरेक्टली पूछ रहे होते हैं। यहाँ पर ये है कि बहुत दफ़ा लोगों के अंदर जो है ना बहुत झिझक होती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब ये कि शाय फील करते हैं पूछने से। तो अगर आप लोगों को किसी पॉइंट में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दें कि मतलब ये कि आप दोबारा बता दें या इसमें ऐसा कैसा है। अच्छा डिफरेंशिएशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन आपके पास ये बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर तो मेरे पास टाइम डोमेन के अंदर क्या होगा, टाइम डोमेन में टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो ये कहना चाह रहा है, यानी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी बाई डी एस ऑफ एफ एस फॉर सम रीज़न, मैं जो लेप्लास मेरे पास आया है मैं उसका डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ, उसको एनालाइज करना चाहता हूँ। मतलब बहुत बेसिक एग्जांपल कीजिए, मेरे पास वेलोसिटी थी टाइम डोमेन के अंदर और मैंने वेलोसिटी को कन्वर्ट किया लेप्लास में इनटू वीएस। लेप्लास में हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि लेप्लास में एक्सेलरेशन का क्या इम्पैक्ट है, तो मैं कहूँगा कि जी दिस इज डी बाई डी एस और वी एस, और मैं उसको एनालाइज कर लूँगा और विच इज ए एस, लेट्स सपोज द एक्सेलरेशन, और अल्टीमेटली आई कैन कन्वर्ट इट बैक यूजिंग लेप्लास इनवर्स इनटू एक्सेलरेशन। इसलिए डेरिवेटिव ले सकते हैं आपके पास जो है ना, मतलब लिया जाता है वहाँ पे लेप्लास के अंदर। वो कहता है कि जी टाइम डोमेन उसका इम्पैक्ट ये होगा कि यू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई टी विद द फंक्शन। अच्छा अब आगे चलते हैं, कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपके पास टाइम डोमेन के अंदर कि इफ लीनियर सिस्टम थ्योरी के अंदर बेसिकली कि जी यू हैव वन सिग्नल एच टी, हम जनरली एच टी को हम इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं। आप में से कोई आदमी बता सकते हैं इस इम्पल्स रिस्पॉन्स की क्या अहमियत है, क्यों, वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट इम्पल्स रिस्पॉन्स इन इंजीनियरिंग, ये क्या चीज़ है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है ये? सर सिस्टम का बेसिक रिस्पांस जो है वो इम्पल्स से ही एस्टिमेट करते हैं, इम्पल्स रिस्पांस से। सिस्टम को, सही बात है, एफाज ने एक बात सही कही, सिस्टम को जो कैरेक्टराइज करते हैं, पूरा कैरेक्टराइज जो करते हैं, उसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो किसी तरह अगर मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स पता चल जाए किसी भी सिस्टम का तो मैं कम्प्लीटली उसको कैरेक्टराइज कर सकता हूँ। मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि भाई ये सिस्टम है क्या ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, इसमें ऑसिलेटरी बिहेवियर है नहीं है, डैम्पिंग है नहीं है, ये एफआईआर फिल्टर है, आईआर फिल्टर है, ये क्या चीज़ है, पूरी इंफॉर्मेशन अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स के अंदर होती है। सर ये हम स्टेप रिस्पॉन्स के तरीके नहीं बता सकते? नहीं, स्टेप रिस्पॉन्स असल में मसला ये है कि कंट्रोल्स के अंदर सारे के सारा स्टेप रिस्पॉन्स यूज़ किया जाता है, सिग्नल प्रोसेसिंग में सारा इम्पल्स रिस्पॉन्स यूज़ किया जाता है। स्टेप रिस्पॉन्स आपके पास जो चीज़ होती है उससे उसको डायरेक्टली, मतलब ये कि वो कन्वोल्यूशन में हम डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं करते। जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है ना उसको हम डायरेक्टली कन्वोल्यूशन में यूज़ करते हैं। मतलब अगर मैं आपको ये बात कहूँ, असल में स्टेप रिस्पॉन्स डज नॉट टेल मी द कंप्लीट डिटेल ऑफ माय सिस्टम। स्टेप रिस्पॉन्स उसका एक रीज़न है, पता नहीं आप जो भी हो, अब आपका नाम तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा। बिलाल, अच्छा बिलाल बात कर रहे हो। बिलाल तुम लोगों ने डीएसपी पढ़ा है क्या सुफा के अंदर कि नहीं? जी सर पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो तुम्हें अगर उसका आइडिया हो कि जो इम्पल्स सिग्नल होता है उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम तुम्हें पता है क्या होता है? जी सर उसका वाइड होता है, बिल्कुल वाइड होता है। यहाँ पर अगर ये इम्पल्स है ना, इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा वो आपके पास ये सिग्नल होगा। बिल्कुल सही है। दिस इज टाइम एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल। अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि जी मैं ये चाहता हूँ कि सारे मोड्स अपने सिस्टम के एक्साइट कर दूं, सारे मोड्स अपने सिस्टम के एक्साइट कर दूं एट द इक्वल लेवल, और फिर मुझे ये पता चले कि जी मेरे सिस्टम में कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद है। तो जब मैं इम्पल्स इंजेक्ट करता हूँ सिस्टम के अंदर, बेसिकली मैं ये वाले उसके सारे मोड्स एट ऑल फ्रीक्वेंसीज में उसको इक्वल लेवल पे एक्साइट कर रहा होता हूँ, और आउटपुट पे जो मुझे चीज़ मिल रही होती है वॉट एवर द रिस्पॉन्स इज, वो मुझे ये बता रहा होता है कि जी ये सारी सिस्टम्स की
जो इतनी फ्रीक्वेंसीज मौजूद है ना उसके मोड्स, उनको एक्साइट करने के बाद ये आंसर बना है, जबकि स्टेप सही है। रिस्पॉन्स ये नहीं कर रहा होता। स्टेप रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स सिग्नल के मौजूद नहीं होते, तो वो फुली एक्साइट नहीं कर सकता। अच्छा, बेसिकली ये सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को कवर कर रहा है, तो उसका हाँ रिस्पांस बिल्कुल, है वो सही ठीक है सर। स्टेप रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन सही हम कंट्रोल्स के जो लोग हैं ना, हमें इश्क है स्टेप रिस्पॉन्स से, बिकॉज जी सर। वी डिराइव ऑल द इंफॉर्मेशन। हम स्टेप रिस्पॉन्स देख के बता देते हैं भाई इसका हल क्या है, आदमी का, इस सिस्टम का क्या हाल है। सही कह रहे हैं। लेकिन सही। सिग्नल प्रोसेसिंग और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में सारा का सारा काम जो है ना वो इम्पल्स पर होता है, वहाँ पे स्टेप पर नहीं हो सकता। तो ये फर्क है। ठीक है। अच्छा, पता नहीं ठीक बात है। कहाँ मैं कर रहा था, मैं कॉन्वोल्यूशन की बात कर रहा था। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन आपके पास ये कॉन्सेप्ट है कि जी आपके यू हैव द इनपुट सिग्नल, you have the impulse response. If you want to get the final response of an LTI system, linear time invariant system, you convolve the input with the impulse response, that is the input with ये स्टार जो है ना, ये इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल, जो मेरे हिसाब से हर एक को आपको अंदाजा होगा, नहीं होगा तो आगे आ जाएगी इक्वेशन इसकी। तो ये आपके पास कन्वोल्यूशन ऑपरेटर है, इट कंप्यूट्स द आउटपुट, दिस yt इज द आउटपुट। तो वो ये कहते हैं कि अगर मैं ये काम करूं, इफ आई जस्ट, मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि अब मैं इसको एक सेकंड ठहरे, मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे ले जाऊं, कट किया और मैं इसको नीचे ले गया। अच्छा, यहाँ पर कि जी अगर इफ आई टेक एवरीथिंग इनटू लेप्लास, Laplace, Laplace, Laplace. This is Fs. This is Hs. Now my output Ys will be Fs multiplied by Hs. तो ये जो complicated आपके पास convolution operator है, this is converted into a simple multiplication. If I take the Laplace. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास ये जो convolution operator है, this is simplified, और differential equations मेरी convert हो जाती हैं into simple algebraic equations. I do all the calculations here, I compute Ys, जो एक पूरा method है, और then I take the inverse Laplace and I go back into time domain, और फिर मैं वहाँ पे results अपने show करता हूँ। बाज़ दफ़ा जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग, DSP, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर आपके पास आदमी विजुलाइज ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर सकता है, टाइम में नहीं कर सकता। और कंट्रोल्स के अंदर फ्रीक्वेंसी डोमेन एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मतलब रोबस्ट कंट्रोल्स और बॉडे प्लॉट्स और वो सब जो हम एनालाइज करते हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट्स, निकोल्स चार्ट्स, लेकिन क्या बोलते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग में तो देखते ही फ्रीक्वेंसी डोमेन को है, मतलब वहाँ बैंडविड्थ सारी देखी जाती है सिग्नल्स की और सब कुछ है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी में देखा जाता है सारा। कंट्रोल्स में भी बहुत चीज़ फ्रीक्वेंसी में देखी जाती है, लेकिन टाइम में भी देखी जाती है कंट्रोल्स के अंदर। अच्छा, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, इसका क्या मतलब है? ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है कि जी इफ़ यू डिले द सिग्नल इन टाइम, मतलब आपके पास जो ओरिजिनल सिग्नल था, ये बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है जो आप में से मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको शायद अक्सरों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि जी अगर मैं सिग्नल को डिले करता हूँ टाइम के अंदर, इफ आई डिले द सिग्नल इन टाइम, मेरा फेज शिफ्ट आता है सिग्नल के अंदर। इफ आई डिले द सिग्नल देन आई गेट अ फेज शिफ्ट। मैं इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक बात बता देता हूँ ताकि आपको कम से कम आइडिया हो कि भाई ये चीज़, ये क्या बात हो रही थी, ये है क्या। मैं ये बात कह रहा हूँ यहाँ पे कि आपके पास एक सिग्नल है ft, दिस इज टाइम, और मैंने इसको डिले कर दिया, by t0। नाउ माय न्यू सिग्नल इज ft माइनस t0। तो क्या फर्क पड़ता है अगर कर दिया t माइनस t0? व्हाट इज द मेजर इशू? मसला ये है कि अब आई कैन नॉट सॉल्व द मैथ्स हियर, मतलब ये वो सीधी बात है, वो बहुत टाइम उसमें लगेगा, सब कुछ है कि ये जो ft का जब मैं लेप्लास लेता हूँ, आई गेट fs। ये fs आपके पास जो है, ये इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड है और इसका फेज है।
जो कि प्लॉट किया जाता है। इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट कर दिया और ये उसका फेस प्लॉट कर दिया। जब मैं सिग्नल को डिले करता हूं तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि मेरा यहाँ पे जो है ना फेस में डिले आता है, मेरा फेस शिफ्ट हो जाता है, मेरा फेस शिफ्ट होता है यहाँ पे। जब मैं सिग्नल को टाइम डोमेन के सिग्नल को डिले करता हूँ तो फेस शिफ्ट आता है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो कंट्रोल्स के लिहाज से हम इसको स्टडी करते हैं, और बाकी भी मतलब इम्पैक्ट इसका यही होता है जब सिग्नल में टाइम डोमेन के अंदर डिले आता है। तो ये जो एक जुमला सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये लिखने में बहुत सिंपल है लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है। हम आगे चलते हैं। लेट मी फिनिश दिस, आज के दिन कम से कम मैं ये तो फिनिश कर दूं। अच्छा, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी स्केलिंग कि जी अगर मैं टाइम में स्केलिंग करता हूँ तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी में स्केलिंग हो जाती है 1/a से f/a आपके पास ये है कि सिग्नल को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ या मैं उसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये कि अगर मेरे पास सिग्नल मौजूद है ये वाला, तो स्केलिंग का मतलब होता है या मैं शायद कंप्रेस कर रहा हूँ या मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ सिग्नल को। बहुत जगह ज़रूरत होती है, आप सब इंजीनियरिंग के लोग हैं, आप सब मतलब ये है कि साइंसेस आप अंडरस्टैंड करते हैं इन चीज़ों को। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास फ्रीक्वेंसी स्केलिंग का कि जी अगर इफ दिस इज़ माय ओरिजिनल सिग्नल तो हो सकता है कि दिस इज़ f2t और मेरे पास ये सिग्नल f0.5t। तो ये कि मेरे पास इसका इम्पैक्ट, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट इन द इफ आई टेक द लैप्लास, तो वो कहता है कि 1/a से तुम डिवाइड करोगे, वहाँ पे जो वेरिएबल है उसको डिवाइड करोगे, यहाँ पे 1/a से डिवाइड करोगे, यू गेट द Fourier transform of the signal of the transformed signal. Initial value theorem f0, you are accessing it from the right side. Limit extending to infinity s fs, इसकी सिग्निफिकेंस का भी अंदाजा नहीं होगा, हमारा जो पूरा स्टेडी स्टेट एनालिसिस है वो चलता ही इस पर है। सेकंड वाली जो बात लिखी है फाइनल वैल्यू थ्योरम, जो कंट्रोल में पूरा स्टेडी स्टेट एनालिसिस वो चलता ही इस पर है। एफ इन्फिनिटी, अगर इफ यू वांट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द सिग्नल एट इन्फिनिटी तो लिमिट एक्सटेंडिंग 0 SFS आप सॉल्व कर देंगे तो यू गेट व्हाट विल हैपन एट इन्फिनिटी। मतलब मैं इसको क्विकली एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये मैथ्स का मतलब क्या है कि जी मेरे पास एक सिग्नल था और मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, वो इस तरह कुछ बिहेव कर रहा है और मुझे ये डिटरमिन करना है कि व्हाट विल हैपन एस टी गोज टू इन्फिनिटी, व्हाट विल हैपन हेयर। अब मेरे पास कोई मेथड नहीं है, या फिर तो भाई मैं पूरा सिमुलेशन रन करूं 8-10 घंटे के लिए या 5-6 दिन के लिए, तब मुझे पता चलेगा कि भाई एट टी गोज टू इन्फिनिटी व्हाट विल हैपन, कि जी मेरे पास इस सिग्नल का बिहेवियर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्या होगा। दूसरा मेथड ये है कि जी इफ आई टेक द लैप्लास एंड इफ आई कंप्यूट fs, तो if I compute fs for this signal ft and if I apply this limit extending to 0 sfs, इसका जो भी आंसर बनेगा, लेट्स सपोज दिस आंसर इज 0.9, इसका मतलब है कि ये जाके 0.9 पे कन्वर्ज कर जाएगा, ये सिग्नल 0.9 पे कन्वर्ज कर जाएगा, ये मतलब है इस मैथ्स का। तो ये बहुत दिस समथिंग वेरी ब्यूटीफुल कि जी आपको ना सिमुलेशन रन करनी है ना आपको मैथ सॉल्व करनी है, यू जस्ट कैलकुलेट दिस थिंग द लिमिट और यू गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द सिग्नल। तो ये फाइनल वैल्यू थ्योरम का मतलब होता है। एग्जाम्पल कंटिन्यूड, हम जहाँ पर थे तो हम यहाँ पे इसको बस इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम एंड करते हैं। आप लोगों को मतलब कोई बात अभी तक कुछ ऐसी बात पूछनी है तो आप पूछ लें। यहाँ पर हमने क्या काम किया, सिंपल लैप्लास लिया है, मैं आपको ये पूरा हाथ से सॉल्व कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाए। ये आर है कैपिटल, तो ये आर आपके पास आ गया, सिस्टम पैरामीटर वोंट चेंज, आई इज अ टाइम डोमेन वेरिएबल, तो आपके पास आई एस हो गया, एल आपके पास ये हो गया, डी आई बाई डी टी ये आपके पास डेरिवेटिव हुआ, तो एस आई एस माइनस आई जीरो, जनरली आई जीरो I'll assume it is I naught is 0, the initial current in the circuit is 0, 1/c इंटीग्रल I tau, तो 1/c तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, इंटीग्रल ये जो आपके पास है d tau, तो दिस विल बी IS, वो यहाँ पे लिख दिया, ओवर S,
ये एस क्यों आया? ये इंटीग्रल की वजह से आया, प्लस वी नॉट, ये वी नॉट ओवर एस आपके पास वेट अ मिनट, हैव आई मेड सम मिस्टेक? नहीं, मेरे हिसाब से ये उसका इनिशियल कंडीशन यहाँ पर आई है। ये जो आपके पास है दिस कम्स फ्रॉम द डेरिवेटिव पार्ट, और वेट अ मिनट, लेट मी डू दिस कि यूएस से आपके पास ये बन जाएगा, और ये क्या कह रहा है, व्हाई इट इज राइटिंग लाइक दिस? तो कांस्टेंट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s हो किया है शायद उसने, इसने वी नोट से जो लैप्लास लगाया। यस, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, मैं समझ गया। मुझे इसका बिल्कुल टेबल, ये बात जो ये कह रहे हैं ना कि 1 का असल में 1/s होता है। टाइम डोमेन के अंदर अगर 1 हो ना तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन यानी लेप्लास अगर मैं ले लूं, और इफ दिस इज एफ टी एंड दिस इज एफ एस, तो ये 1/s होता है। तो यहाँ पे बेसिकली वी नॉट था, तो ये वी नॉट ओवर एस हो गया। ये सही कहा जी, तो ये इस तरह करके आया। गुड, थैंक यू। और ये आपके पास जो है ना यूटी का आपके यूएस हो गया, तो यू गेट दिस इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई, यू गेट दिस इक्वेशन, यू गेट दिस इक्वेशन। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास, अच्छा ये जो सारे लिखे हुए हैं, इसने इसके रीजंस लिखे हुए हैं सारे, जो मैं आपको बता चुका हूँ, डेरिवेटिव्स और वो सब कुछ जो है। अब यहाँ पर अगली स्लाइड पे हम जाते हैं, तो वेट अ मिनट, मैं वहाँ से इसको, इस इक्वेशन को अब ये जो इक्वेशन आपके पास है, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, और अगले पेज पे आपके पास इसको वो रीअरेंज कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। रीअरेंज करने का मतलब ये कि यहाँ पे सारे आई एस को ये कॉमन ले रहा है, आई एस, इसने इसको कॉमन लिया, और जो आई एस के अलावा टर्म था, जैसे ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, इसको उसने ऑन द लेफ्ट उसने थ्रो कर दिया, ताकि आपके पास लेफ्ट साइड पे पूरा आई एस आ जाए। तो ये आपके पास आई एस आ गया, और ये यूएस आ गया, और ये आपके पास कंडीशन आ गई। ये इसने इस तरह क्यों किया है? ये जो आपके पास सारी चीजें अगर आप गौर से देखें, this whole term is coming from the initial conditions. अगर मैं किसी तरह ये अज्यूम कर लूं द होल इनिशियल कंडीशंस आर 0, कि जी मेरा वोल्टेज का सर्किट भी 0 था और करंट भी 0 था, तो जो मेरे पास रिमेनिंग चीज बचती है ना, वो ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन बच जाता है। अगर आप गौर से, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, मैं यहीं पे यूं करके जाता हूँ कि जी आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन, the input and the output. So transfer function is output over the input, और output मेरे पास यहाँ पर है करंट, इनपुट मेरे पास है वोल्टेज। तो आपके पास IS over US is equal to 1 divided by LS plus R plus 1 over CS। तो ये मेरे पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन बन जाता है। अगर मेरे पास सिस्टम की इनिशियल कंडीशन 0 हो जाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कंप्यूट करना है तो इनिशियल कंडीशंस मस्ट बी 0। अगर नहीं है तो उनको ट्रांसफॉर्म करके 0 पे लाया जाता है। मतलब ये अंडरग्रेड में अक्सर उन्हें शायद नहीं पढ़ा हो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ यही होता है, मतलब हाई लेवल सिस्टम्स के अंदर, कि जब आपके पास सिस्टम नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन से बैठा हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन आपको बनाना है, तो यू डू द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यू डू द ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर अल्टीमेटली उसको जो है ना 0 पे लाया जाता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जी अगर मेरे पास ये लेट सपोज 2 वेरिएबल है सिस्टम के अंदर, x1 x2, करंट वोल्टेज, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी हो सकती है, और मेरा सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम हेयर समवेयर 2 and 3। तो व्हाट आई डू, x1 dash and x2 dash, I do this transformation back to 0 0, और जब मैं कर देता हूं तो फिर मैं सारा का सारा सिस्टम मेरे पास जो है ना वो उसका ट्रांसफर फंक्शन में कंप्यूट कर सकता हूं। तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि जी इनिशियल कंडीशंस, ये पूरा जो बॉक्स है ये इनिशियल कंडीशन का बॉक्स है। अगर इनिशियल कंडीशन 0 हो जाती हैं तो मैं ट्रांसफर फंक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, और अगर वो 0 नहीं होती तो फिर ट्रांसफर फंक्शन वो ये वाला पार्ट है,
ये वाला पार्ट है। ये जो सेकंड पोर्शन है वो ये पोर्शन है। अच्छा, अब हम इन पोर्शंस को क्या कहते हैं और ये हैं क्या चीज़ है? What can we say about it? It has two components, one caused by input and the other by the IC, the initial conditions. This is caused by the input and this is caused by the initial conditions. जो initial condition से cause होता है वो transitory होता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, it will die out. और जो input की वजह से होता है it will remain, जब तक input रहेगा तो वो output भी रहेगा। तो हमारे पास व्हाट इज सिस्टम्स ट्रांसफर फंक्शन, तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी सारी बात कि सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन वो कहलाता है जिसमें इनिशियल कंडीशन मेरे पास पूरा का पूरा कंपोनेंट 0 हो जाए। अच्छा, यहाँ पर इस कंपोनेंट को हम इसको फोर्स्ड रिस्पॉन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज अ फोर्सिंग टर्म, दिस इज द फोर्सिंग टर्म, द यू इज द फोर्सिंग टर्म। और ये हमारे पास जो चीज़ है, दूसरी चीज़, this is called the free response. We don't have any control over it. Initial conditions की वजह से सिस्टम पे जो इम्पैक्ट है वो थोड़ी देर में डाई आउट हो जाएगा, दैट्स अ ट्रांजिएंट। ठीक है, assume that the initial conditions are 0, जो मैं आपको बता दिया, you get the transfer function which is this, और वो ये आपके पास है। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, वो एनालिसिस क्या है और हाउ टू ऑब्टेन द रिस्पॉन्स इन टाइम डोमेन, we'll continue it next time इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, हमने बहुत सारी बातें इसके अंदर की और वो जो बात आपको मुझसे पूछनी है इसके अंदर आप मुझसे पूछ लें, जो बात है आप अपना माइक ऑन करके, जो चीज़ इसके अंदर कोई कंफ्यूजिंग है। अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कि मैं ये चाहूँगा कि आप में से हर आदमी मुझे प्राइवेट चैट पर, मतलब यहाँ पे तो नहीं लेकिन प्राइवेट चैट पे मुझे ये ज़रूर लिखें कि जो चीज़ मैंने पढ़ाई इसके अंदर क्या ये सारा बेसिक मटेरियल था। आप अगर अक्सर मुझे जवाब देंगे कि ये सब बेसिक स्टफ था तो अगली दफ़ा मैं इसको क्विकली जो है ना फिर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। आप इसको चैट विंडो में मुझे प्राइवेट चैट पे व्हाट्सएप पे आप लिख देना, हर आदमी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उसमें, क्योंकि ये कि अगर आप ये कहोगे कि भाई ये बहुत बेसिक चीज़ें आप डिस्कस कर रहे थे तो फिर मैं इसको जो है ना मतलब अगली दफ़ा तो एक्सेलरेट करके इसको हम क्विकली वाइंड अप करेंगे, फिर इसकी अगली चीज़ों पे हम जाएंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये जो चीज़ मैंने किया ये सही था तो दैट्स फाइन, फिर अगली दफ़ा मैं इसी पेस पे चलता हूँ। और वैसे कोई बात अभी पूछनी है जो आप लोग आपस में कोई पूछना चाह रहे हो मुझसे तो आप लोग पूछ लो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप में से हर आदमी मुझे ज़रूर लिखे ताकि उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे इस कोर्स को क्या पेस क्या करनी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लड़कों को बहुत नॉलेज होती है, जो अक्सर क्लास होती है तो वो कहते हैं कि ये सब बहुत बेसिक बातें थी हमारे लिए, फिर हम उनको एडवांस लेवल पे ले आते हैं क्विकली। बहुत लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं, बहुत लोगों के लिए ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल अननोन सी होती हैं, तो आप मुझे ज़रूर बता देना। अभी कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लें। आई होप कि आप लोग बैठे हुए हैं, मुझे तो शायद एक दो आदमी जो है ना उनकी ही आवाज़ आई थी। बैठे हुए हैं सर। जी सर, यही बात सर मौजूद है, सब सुना, पूरा सुना आपका लेक्चर। सही है, ठीक है, गुड, थैंक यू वंडरफुल, सही है। क्योंकि असल मसला ये होता है कि इस तरह पढ़ाना जो है ना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा होता। पर ये कि आई विल स्टॉप हियर, और असल में मैं चाहता तो अभी ये ख़त्म भी कर देता आगे और एनालिसिस और वो सब कुछ, लेकिन मैं जानबूझ के रुकना चाहता हूँ आज ताकि मैं आप लोगों का रिस्पांस देखना चाहता हूँ इस पर। और कोई बात आपको पूछनी है तो यू आर मोर देन वेलकम टू ओपन योर माइक्स और यू कैन डिस्कस एनीथिंग। सर आप थोड़ी सी समरी कर देंगे इसकी? थोड़ी सी समरी तो बहुत मुश्किल है हारिस, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी ना कि मतलब एक दफ़ा ज़रूर उसको सुन लेना, क्या बोलते हैं, जो रिकॉर्डिंग है, और फिर जो, क्योंकि इसमें इतनी सारी बातें थी ना। हम असल में लीनियर सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं, हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है लीनियर सिस्टम्स और लीनियर डायनेमिकल सिस्टम्स, वो सिस्टम्स विच चेंज विद टाइम, विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स, हम उनकी ज़्यादा बात करते हैं यहाँ पे। लीनियर सिस्टम्स और तरह के भी होते हैं, मतलब ये कि जो लीनियर आपके पास स्टैटिक सिस्टम्स होते हैं, मैंने आज उसकी बिल्कुल बहुत बेसिक बात की एक दो दफ़ा ही, लेकिन उसको मैंने डिस्कस नहीं किया। ये जितनी बातें मैंने की है मैंने लीनियर डायनेमिकल सिस्टम्स की बात की है। और मतलब ये कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई लीनियर सिस्टम्स की जो थ्योरी है पूरी वो आप अंडरस्टैंड करो, और फिर उसकी बहुत ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं। तो आप जब उन एप्लीकेशंस को देखो तो आप घबरा ना जाओ कि यार ये जो मैथ्स लिखी हुई है ये मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आती है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं उसको किसी तरह अचीव करूँ उस चीज़ को।
सर ये एक चीज़ पूछनी थी। हाँ हाँ सर जो स्टार्ट में आपने कहा था कि जो ये आप हमें पढ़ा रहे लीनियर सिस्टम थ्योरी, तो ये हम कहीं फिजिकली या प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे, तो मतलब कोई प्रोजेक्ट वगैरह आप करवाएंगे मेरा या प्लान मतलब किस असल तरीके में से? मसला ये है कि जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं उनको मुझसे आइडिया है। बहुत बेहतर ये है कि आप लोग एक अलग जो है ना ग्रुप बना के उस पर डिस्कस कर लेगा, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। मतलब जिसमें खास तौर पे ये आपको तहरीम और एहफाज और तूबा और सन्नान सर ये लोग बता सकते हैं कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। तो आप लोग एक अलग ग्रुप बना के तो आपको आइडिया हो जाए। पिछली दफ़ा इन लोगों को मैंने 2 बड़ी मेजर असाइनमेंट्स दी थी और सारा का सारा ग्रेड उस पर डिपेंड करता था कि वो असाइनमेंट आपने किस लेवल पे कंप्लीट किए हैं। दैट वाज अ रोबोटिक्स कोर्स। उसमें इनसे मैंने पूरी नेविगेशन स्कीम, मतलब मिड टर्म तक इनको पहले कंट्रोलर सारे पढ़ाए थे और फॉर डिफरेंशियल ड्राइव रोबोट वो मैंने इनसे इंप्लीमेंट करवाए थे मैटलैब में, और वीरैप एक 3D हमारा सॉफ्टवेयर होता है रोबोटिक्स का। फिर इनसे मैंने लिखवाया था पेपर। तो जिन्होंने उसमें अच्छा परफॉर्म किया था तो ये है कि उनके अच्छे ग्रेड्स थे। तो ये है कि फिर मिड टर्म के बाद फाइनल्स के अंदर फिर दोबारा मैंने इनको बहुत मेजर टास्क दिया था। दैट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स वन। उसमें भी बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो मेरा अभी असल में ये कोर्स, इसके अंदर थ्योरी ज़्यादा है, ये बेसिक लेवल का कोर्स है, लेकिन मसला है कि लड़के नहीं सीखते जब तक कि जेन्युइन काम ना किया जाए। तो ये है कि मेरा प्लान ये है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मिड टर्म के 1-2 हफ्ते बाद तक इस लेवल तक आपको ले जाऊँ कि आपको कोई मुश्किल प्रॉब्लम दूँ तो आप उसको हैंडल कर सकें, ताकि फिर उसका अल्टीमेटली आप पेपर लिख सकें। क्योंकि पेपर राइटिंग, हमारी यहाँ टेक्निकल राइटिंग बहुत ज़्यादा लोगों की वीक होती है। मतलब ये है कि उसमें मैं इतना हेल्प नहीं कर सकता राइटिंग के अंदर, लेकिन ये है कि मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। मतलब अंग्रेजी मैं ठीक नहीं कर सकता इस लेवल पे आप लोगों की। वो तो जब जो लोग मेरे साथ मास्टर्स थीसिस करेंगे या जो पीएचडी करते हैं तो उनकी बैठ के फिर मैं डिटेल में पढ़ता हूँ। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आप उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। उन रिजल्ट से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। और जिस आदमी ने मेहनत की होती है तो जब रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है ना, तो ये है कि वो उस पर लिखता भी जी है, चाहे गलत सलत अंग्रेजी लिखे ना, ग्रामेटिकल जितनी मिस्टेक्स हो, लेकिन उसके लिखने से पता चलता है कि इसको इसकी इन डेप्थ नॉलेज है, इसने अपने हाथ से इम्प्लीमेंट किया। वो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। मतलब मैं 3 घंटे में आपको फाइनल में क्या चेक कर सकता हूँ या मिड टर्म में क्या आपको टेस्ट कर सकता हूँ, मैं आपसे मैथ सॉल्व करा लूँगा और क्या करा लूँगा। लेकिन ये कि अगर कोई प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम मैं मेहनत करके निकाल के आपको दूंगा और उसमें फिर मेरी, वो हर आदमी का इंडिपेंडेंट होगा, वो उसमें कोई मतलब ग्रुप प्रोजेक्ट्स और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। आप लोग इस एज ग्रुप के अंदर हो कि वो सब बेकार बात है। इंडिविजुअली हर आदमी को खुद करना है, तो उससे मुझे जेन्युइन अंदाज़ा होता है कि भाई इस आदमी की अपनी कितनी इन डेप्थ नॉलेज है इसकी। तो वो बहुत मैटर करता है। लेकिन बहरहाल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितना मैं सिखा सका आप लोगों को। सर हम सिमुलेशन की तरफ जाएंगे किसी चीज में या फिर नहीं थियोरेटिकली सिमुलेशन होगा नहीं, इसका नहीं सम? फिजिकली पॉसिबल नहीं है फाज, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो तो जो लोग मेरे साथ नहीं लैब में नहीं, काम करते हैं ना। थियोरेटिकल नहीं या फिर थियोरेटिकल आप सिमुलेशन ही लोग पूछ। थियोरेटिकल ना मेरी इतनी अहलियत है, ना मेरी इतनी सलाहियत है कि मैं थियोरेटिकल कोई कंट्रीब्यूशन कर सकूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है ये। सर और आप ऐसा बोलेंगे तो हमारा क्या होगा? नहीं, तो मसला ये है कि ये असल में इसके अंदर कोई इस थ्योरी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो हम देख सकें, वो हम सही देखेंगे, वो बात है, ताकि कम से कम आपका इंटरेस्ट हो उसके अंदर। सही। तो हम इसी वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह इस तरह की कोई सिमुलेशन मतलब की तरफ जाएंगे। मैटलैब के अंदर रिजल्ट जनरेट करना, सही। मतलब ये, और मैटलैब के अंदर पूरी सिमुलेशन बिल्डअप करना, उसको एनालाइज करना, स्टडी करना, वो चीज़ है। इंशाल्लाह। बाकी आप लोग कोई बात और पूछनी हो तो आप पूछ लें। सर ये जो 15 के बाद से जो हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी, तो इसकी टाइमिंग भी यही रहेगी इसकी और मेन टाइमिंग 4 से कैंपस में? 7 है। नहीं, इसकी टाइमिंग 4 से 7 ही है सैटरडे को, क्योंकि हमने जो जूम का सेशन भी रखा था, क्योंकि मसला सारा होता है कि हमारा ऑडिट जब होता है ना HEC का या कहीं का भी ऑडिट होता है, तो मतलब ये कि जो क्लासेस हमारी ऑनलाइन चल रही हैं ये एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे हो जैसे हमारी रेगुलर क्लासेस ना। तो रेगुलर आपके पास जी सैटरडे 4 to 7 होगी इंशाल्लाह, मतलब 4 to 6:30, उसमें कोई ब्रेक होगा बीच में नमाज का। तो इसी तरह ये जो सेशन है ये भी ऐसे ही 4 to 6:30 और बीच में जो नमाज का ब्रेक है। सर मेन कैंपस में ही होंगी? मेन कैंपस में बिल्कुल, पहले होती थी सिटी में, लेकिन फिर अब वो जो है ना वो ड्यू टू सम फैक्टर्स वो अब मेन कैंपस में होती हैं, मतलब पिछले सेमेस्टर से। सर सही। 16 से यूनिवर्सिटी है खुलने का कि मतलब अगर क्या क्लासेस जो है फिर मेन कैंपस में? दुआ मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हो। सर 15 हो सकता है, सितंबर से यूनिवर्सिटी। हो सकता है। अभी हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वही जो अखबारों में बातें आ रही हैं, मैं तो वही आपको बता रहा हूँ कि अभी भी सुबह मैंने पढ़ा उसमें अखबार में कि शायद वो मतलब ये है कि जो 9th मैट्रिक के बच्चे हैं और इंटर के जी फर्स्ट सेकंड ईयर के, उनके शायद 15 से खोलें। हो सकता है कि हमारी यूनिवर्सिटी भी खुल जाए।
अल्लाह करे खुल जाए सर, ऑनलाइन क्लास में इतना मजा नहीं आता। जी हाँ, सर, उस- वैसे हाँ, यूनिवर्सिटी में ज्यादा ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है पढ़ाना इसको। ठीक है, सर इकरा यूनिवर्सिटी ने तो बोला है कि वो नहीं खोल रहा है। कुछ पता नहीं तहरीम, मतलब ये है कि इसके बारे में मैं क्या राय कायम कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक जो हायर मैनेजमेंट है, अगर वो जब तक वो उनकी कोई बात होगी, देन ओनली वी कैन से। सर एक्चुअली एनईटी में तो ये हुआ है कि जो बड़ी टेक्नोलॉजी जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, उन लोगों का इशू आ रहा है कि वो लोग नहीं खोल सकते फिजिकली, क्योंकि एक मतलब 6 सेक्शन है, उनमें 50-50 स्टूडेंट्स हैं, तो इसकी वजह से शायद थोड़ा इशू आ रहा है। अब सही। हर चीज इस पे डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है शायद जीएसएससी वालों का खोल दे, क्योंकि वैसे ही आप लोग रिलेटिवली कम होते हो ना। हो सकता है कि मतलब सैटरडे संडे क्लासेस ये ऑन कर दें, क्योंकि हमारे पास स्पेस अच्छी है, सब कुछ है वहाँ पे, तो हो सकता है, तो अच्छी बात है वहाँ पे। देखें बहरहाल जो भी होता है इंशाल्लाह। बिफोर नेक्स्ट लेक्चर कोई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप जो भी बात कर रहे हो। इस बात कर रहा हूँ। जी जी वॉइस आ रही है सर? जी जी। ओके सर, बिफोर नेक्स्ट लेक्चर आप जो है कुछ रिकमेंड करेंगे पढ़ने स्टडी करने के लिए? मैं बुक शेयर कर दूंगा, मैं चीज़ें जो है ना इसमें शेयर कर दूंगा, स्लाइड शेयर कर दूंगा सब एलएमएस पे, तो आप देख लेना उसमें, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बात आपको पूछनी है तो वो आप पूछ लेना। सर काइंडली कोर्स आउटलाइन शेयर कर दें। ठीक है, टॉपिक्स वो मैं सब अपलोड कर देता हूँ। वो मैं इंशाल्लाह कल कोशिश करके एलएमएस पे मैं कोर्स आउटलाइन, बुक और ये जो लेक्चर है इसका पीडीएफ, ये सब मैं शेयर कर देता हूँ कल इंशाल्लाह। ठीक है, आई होप। रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं प्रोबेबली यूट्यूब पे शेयर करता हूँ, और उसका लिंक जो है ना वो क्या बोलते हैं वहाँ पर होगा, एलएमएस पर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वो लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा उस पर एलएमएस पे, क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। लेकिन एक आखिरी फाइनल बात ये है कि आप लोग ज़रूर जो है ना मुझे वो कर देना, मतलब प्राइवेट विंडो पे जो है ना मुझे बता देना कि जो जिस तरह मैंने पढ़ा है, मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज करनी है, क्या करनी है, सब कुछ। ठीक है, ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।